यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार सर। ये वीडियो में शानदार वाला माहौल बनने वाला है क्योंकि दिस वीडियो इज रिगार्डिंग रिवीजन ऑफ ऑल द अमेंडमेंट्स, सर्कुलर्स एंड एक केस लो जो एप्लीकेबल है मई 25 एग्जाम्स के लिए या जून 25 एग्जाम्स के लिए। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सीए या सीएस या सीए में फाइनल का एग्जाम है इन अपकमिंग मई और जून 25 एग्जाम्स, तो सर ये वीडियो स्किप मत करना, माहौल बन जाएगा। हम रील्स तो बहुत शेयर करते हैं पर ये वीडियो आपने हर उस स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया जिसके अभी एग्जाम्स है, तो माहौल बन जाएगा क्योंकि ये वीडियो के अंदर मिनिमम से मिनिमम सर 20 मार्क आपके कवर होने वाले हैं और एग्जाम में आप मेरे को दुआ देने वाले हो। तो सरकार, अगर वीडियो आप देख रहे हो तो सर एक लाइक तो बनता है, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा, और अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो यार ये गलत बात है भाई। एंड सर डू शेयर विद योर फ्रेंड्स हुएवर इज गिविंग द एग्जाम्स, क्योंकि हो सकता है एग्जाम टाइम पे उन्होंने सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ बंद किए हुए हो। सो डू शेयर विद दोज स्टूडेंट्स ऑल्सो, दोज फ्रेंड्स ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने अब तक जो अमेंडमेंट पढ़े हैं वो डिटेल्ड वीडियो पढ़ा है। डिटेल्ड वीडियो के अंदर लगभग 7 आवर्स में हमने सारे अमेंडमेंट विद सर्कुलर विद केस लो कवर किया था। अब देखो सर, शानदार तरीके से उन सब का रिवीजन कराता हूं, क्योंकि ये वीडियो अगर देख डाला मतलब आपके 20 मार्क पक्के हैं, आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलने वाले हैं बच्चों। सो आइए लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं रिवीजन ऑफ अमेंडमेंट्स का काम। आओ बच्चों। सर अच्छा, सबसे पहली बात, ये जो पीडीएफ है इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तब जाके ये समरी बन पाता है। तो ये वीडियो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अपना जो वेबसाइट है vimconcepts.com के फ्री रिसोर्सेज में, इंपॉर्टेंट फॉर May 25 एग्जाम्स, वहां आपको मिल जाएगा। ओके आइए बच्चों, सरकार हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड सर एक एक सेकंड अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए। सबसे पहले सर मैंने अमेंडमेंट्स को अरेंज किया चैप्टर वाइज, आइए टॉपिक वाइज मैंने अरेंज किया हुआ है। सबसे पहला आपने देखा होगा वैल्यूएशन, रूल नंबर 28, सब रूल नंबर 2 में जो अमेंडमेंट था रूल नंबर 28, सब रूल नंबर 2। सर कॉर्पोरेट गारंटी के केस में वैल्यू क्या होगा? सर ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। ये एग्जाम्स के अंदर मान के चलना इसका एक क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इसको लेके ये अमेंडमेंट के साथ साथ इसको लेके एक सर्कुलर भी दिया हुआ है और उसमें सर्कुलर में बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस करके क्लेरिफाई किया है। तो सारे इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लगता है मुझे कि इसका एक क्वेश्चन बनना चाहिए। आइए सबसे पहली बात, इन केस अगर रिलेटेड पर्सन ने आपको कोई कॉर्पोरेट गारंटी दी है, आपके लिए कोई कॉर्पोरेट गारंटी दी है किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो व्हाट इज द वैल्यू? तो ऐसे केस में सबसे पहली बात, रेसिपिएंट मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया। ओके तो ये रूल एप्लीकेबल है। अगर रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया लोकेटेड है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो रेसिपिएंट मस्ट बी लोकेटेड इन इंडिया, जिसके लिए गारंटी दी वो शुड बी लोकेटेड इन इंडिया। सर अब ऐसे केस में अगर रिलेटेड पर्सन ने कॉर्पोरेट गारंटी दी है तो वैल्यू क्या होगा? तो ऐसे केस में 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन पर एनम, ओके, और एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अच्छा ध्यान देना बेटा, एक्चुअल गारंटी गिवन जो दिया होता है उसका 1%। अब लोन एक्चुअली डिसबर्स हुआ नहीं हुआ, लोन पार्टली डिसबर्स हुआ नहीं हुआ, आई डोंट केयर। सर आपने मल्टीपल ईयर्स के लिए गारंटी दी हो, सर या कब गारंटी दी है, लोन कब डिसबर्स हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस दिन कॉर्पोरेट गारंटी दी है उस दिन सप्लाई हो गया है। सर उसका अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी गिवन उसका 1% per annum या एक्चुअल कंसिडरेशन विच एवर इज हायर शेल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। एंड सर ध्यान देना, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, ये पहले नहीं था, ध्यान दीजिएगा। सर इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी, तो ऐसे केस में सर जो आपने बिल पे वैल्यू डिक्लेयर कर दी है उसी को वैल्यू मान लेंगे, वहां पे ये रूल नहीं लगाएंगे। वहां पे क्लियरली एक प्रोवाइजो ऐड कर दिया है, अगर रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी तो जो आपने इनवॉइस में वैल्यू लिखी वही वैल्यू मान लेंगे। प्लस एक सर्कुलर और इशू हुआ था बच्चों, ध्यान देना, एक आरटीपी जो अभी इशू हुआ है May 25 के लिए, उसमें एक क्वेश्चन दिया जिसका आंसर में डिस्प्यूट है और ये सर्कुलर क्लेरिफाई कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा सर, आंसर यही फॉलो करना जो मैं बता रहा हूं आपको। सर वहां पे कंफ्यूजन दे रखा है, वहां कुछ गलती हो गई सर। ओके आरटीपी से। ओके तो सरकार अगर एक सर्कुलर और आया हुआ है कि अगर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है आउट ऑफ इंडिया से अपने डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट से या रिलेटेड पर्सन से, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट अगर उसको फुल आईटीसी मिलता है तो सिंस सप्लायर आउट ऑफ इंडिया है, रेसिपिएंट इंडिया में इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो यहां पर इफ द रेसिपिएंट इज एलिजिबल फॉर फुल आईटीसी और उसने अगर खुद पे इनवॉइस इश्यू नहीं किया है तो भी चलेगा, वहां पे वैल्यू शेल बी डीम्ड टू बी निल और उसी को ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे। और सर ऐसे केस में कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है,
क्लियर? जब टैक्स पे करने की जरूरत नहीं तो ये रूल लगाने की जरूरत भी नहीं होगी। ओके, ध्यान देना। इसके बेस पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था आरटीपी में, शायद वो गलत हो गया है, आंसर आरटीपी में हो जाता है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये फॉलो कीजिएगा जो मैं बता रहा हूं आपको, एग्जाम्स के अंदर मार्क्स इसी आंसर से मिलेंगे आपको। आइए अब कॉर्पोरेट गारंटी को लेकर सर्कुलर भी दे रखा था, वो भी तुम्हें पढ़ा देता हूं। सबसे पहली बात, लोन कितना दिया नहीं दिया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन जो है उसका 1% आपको लेने का है। सर इफ फुल आईटीसी इज अवेलेबल टू द रेसिपिएंट, सर एक और, अच्छा हाँ मैंने बोल दिया कि अमाउंट ऑफ लोन कितना एक्चुअली डिस्बर्स हुआ या कब डिस्बर्स हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। सर रेसिपिएंट जो होगा उसको जो भी कॉर्पोरेट गारंटर ने इनवॉइस इश्यू किया होगा उस पर जो जीएसटी लगा उसका पूरा आईटीसी उसको मिलेगा। सर जैसे 1 करोड़ का गारंटी दिया पर लोन आपने बैंक से लिया केवल कितना 70 लाख रुपए का ही लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जो कॉर्पोरेट गारंटी का बिल लिखा है उस पर जो वैल्यू है उस पर जो जीएसटी लगा है वो पूरा क्रेडिट मिलने वाला है। अच्छा लोन एक्चुअली डिस्बर्स का वो उससे भी मतलब नहीं है, आपको आज गारंटी दी आप आज क्रेडिट लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। देन टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन अगर होता है तो उससे कॉर्पोरेट गारंटी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। देयर इज नो नीड टू पे अगेन द अमाउंट ऑफ जीएसटी ऑन दी गारंटी, क्योंकि गारंटी नहीं दिया नया, गारंटी वो एग्जिस्टिंग। हाँ अगर आपने एग्जिस्टिंग गारंटी को रिन्यू किया होगा या फ्रेश कॉर्पोरेट गारंटी दिया है तो उस केस में नया कॉर्पोरेट गारंटी हुआ है, नया कॉर्पोरेट गारंटी का सर वापस से वैल्यूएशन निकालेंगे और उस पर जो जीएसटी लगता है वो पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने टेक ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग लोन किया तो गारंटी को कोई चेंज नहीं करना होता है, गारंटी तो एग्जिस्टिंग रहती है, उस पर कोई टैक्स पे करने की जरूरत, अगेन जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं होती है। फिर इंट्रा ग्रुप कॉर्पोरेट गारंटी केस में अगर डोमेस्टिक कॉर्पोरेट है तो सर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जिसने गारंटी दी है जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसी को टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर सर गारंटी इज गिवन बाय फॉरेन एंटिटी टू इंडियन एंटिटी तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट जो कंपनी है उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर सर ध्यान देना रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट ने खुद पे इनवॉइस इश्यू नहीं किया, कोई टैक्स पे नहीं किया तो भी चल जाएगा। ओके एज पर सर्कुलर जो मैंने आपको बताया। अच्छा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जहाँ पे रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया होता है वहां पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। फिर अगर मल्टीपल ईयर्स के लिए गारंटी दिया है, जैसे 5 ईयर्स के लिए गारंटी दिया तो 1% टू 5 मतलब 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट गारंटी गिवन या एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई और जीएसटी इज पेबल एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच गारंटी। ऐसा नहीं कि हम 5 सालों में टैक्स एक साल का एक बार पे करेंगे, नहीं, क्योंकि आपने गारंटी एक साथ दी है तो टैक्स भी एक साथ पे करो, वैल्यू भी एक साथ निकलेगा। हाँ अगर आपने कॉर्पोरेट गारंटी जो दी वो 1 साल के लिए दी है पर 5 साल आपने 5 बार रिन्यू किया तो ऐसे केस में सर फर्स्ट ईयर में 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर, सेकंड ईयर में 1% और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर, ये हर साल लगेगा। हाँ है ना भाई, डन। फिर पर अगर आपने 5 साल का कॉर्पोरेट गारंटी एक साथ दिया होता तो 5% और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर फर्स्ट ईयर में टैक्स पे करना होता बेटा, जब कॉर्पोरेट गारंटी इश्यू करी तभी। आइए सर अगर गारंटी दी आपने लेस देन ईयर के लिए, जैसे मान लो 6 मंथ के लिए, तो ऐसे केस में सर 1% इंटू 6 डिवाइड बाय 12 मतलब 0.5 और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर, 0.5% और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई। देन अगर मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज ने आपके लिए कॉर्पोरेट गारंटी दिया है तो वहां पर ये बोला हुआ है अगर टोटल एक्चुअल कंसिडरेशन इज हायर, जो सबने मिला के कंसिडरेशन चार्ज किया है, टोटल एक्चुअल कंसिडरेशन फॉर कॉर्पोरेट गारंटी अगर वो हायर है तो ऐसे केस में सर जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन उन्होंने चार्ज किया वही वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा, रेस्पेक्टिव पर्सन ने जो वैल्यू चार्ज करी है वही वैल्यू और उस पर वो रेस्पेक्टिव जीएसटी लगाएंगे सर। पर अगर एक्चुअल कंसिडरेशन चार्ज इज लोअर देन द 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ टोटल गारंटी इज गिवन तो ऐसे केस में सर जिसने रेस्पेक्टिव पर्सन जितना जितना गारंटी दिया उसका रेस्पेक्टिव 1% निकालेंगे एंड दैट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि 1% ऑफ दैट अमाउंट गारंटीड, दैट अमाउंट व्हिच ही इज गारंटीड इज हायर देन द एक्चुअल कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में 1% ऑफ द गारंटी गिवन बाय हिम और एक्चुअल कंसिडरेशन व्हिचएवर इज हायर, ऑब्वियसली 1% हायर है तो 1% ही लेंगे बेटा हम, क्लियर। एंड अगर ज्वाइंट गारंटी दिया है तो ऐसे केस में सरकार क्या होगा, सर जो 1% से अमाउंट आ रहा है उसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे या 3 लोग डिवाइड बाय 3 कर देंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे अमंग ऑल को गारंटर्स एंड रेस्पेक्टिव पर्सन विल बी लायबल टू पे जीएसटी ऑन द रेस्पेक्टिव वैल्यू। है ना भाई, क्लियर। और को गारंटर ने दिया है जहां पर ज्वाइंट गारंटर नहीं है, मैंने 1 करोड़ का गारंटी दिया है, आपने 3 करोड़ का गारंटी दिया है, किसने 5 करोड़ का गारंटी दिया है, किसने 1 करोड़ का गारंटी दिया है और सब मिला के 10 करोड़ का गारंटी दिया है किसी कंपनी के लिए, तो 1:3:2 जो भी रेशियो बना है उस अकॉर्डिंग हमारा रेस्पेक्टिव 1% ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय ऑल
को गारंटर प्रोपोर्शनेटली हम निकालेंगे और अकॉर्डिंगली वैल्यू आएगा, और अगर एक्चुअल कंसिडरेशन आया तो ऑब्वियसली एक्चुअल कंसिडरेशन ले लेंगे बेटा। ओके, एंड लास्ट, द वैल्यू इन केस ऑफ पर्सनल गारंटी गिवन बाय डायरेक्टर इज ऑलवेज निल। ये हमने पढ़ा हुआ एक सर्कुलर कि डायरेक्टर की पर्सनल गारंटी अगर डायरेक्टर ने दी है किसी भी कंपनी के लिए, तो अपनी कंपनी के लिए, तो ऐसे केस में आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से ही कांट चार्ज एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द कंपनी, एंड ऐसे केस में वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल। ओके सरकार, अब आइए अमेंडमेंट ऑफ चैप्टर नंबर 4 आईटीसी। सर ये सर्कुलर बहुत 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 मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जब रेसिपिएंट खुद लायबल होता है, तो ऐसे केस में अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू इशू द इनवॉइस ऑन हिमसेल्फ, खुद पे इनवॉइस इशू करेगा और टैक्स पे करेगा, और अगर आईटीसी के लिए एलिजिबल तो आईटीसी लेगा। नाउ पॉइंट कम्स कि अगर मान लो सर आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी या कोई भी ऐसी सर्विस ली जिसमें रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स पे करना है और खुद को इनवॉइस इशू करना है, क्लियर, सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट जो है वो इनवॉइस इशू करना ही भूल गया, 3 साल बाद याद आया कि और या तो डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर ने किसी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के टाइम पे बताया, या खुद से पता पड़ा उसको कि अरे भाई इस पे तो रिवर्स चार्ज लगता है, टैक्स पे करना, हमने तो खुद पे इनवॉइस इशू नहीं किया, टैक्स पे किया ही नहीं। अब 3 साल बाद वो क्या कर रहा है, खुद पे इनवॉइस इशू कर रहा है। अब डिपार्टमेंट आता है साहब कि सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट तो क्या एप्लीकेबल होगा इस केस में, तो सर्कुलर इशू करके बोल दिया कि जिस फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअली इसने इनवॉइस इशू किया है, भले 3 साल बाद इशू किया, दैट फाइनेंशियल ईयर इज रिलेवेंट फॉर कंप्यूटिंग द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 4, क्लियर। उसका 3 साल पहले इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, उससे मतलब नहीं है, क्लियर। और अगर वो आईटीसी के लिए एलिजिबल है तो यहाँ पे उसको आईटीसी मिलेगा। ओके, हाँ उसने 3 साल बाद टैक्स पे किया, 3 साल बाद इनवॉइस इशू किया, तो उसका वो इंटरेस्ट, उसका वो पेनल्टी पे करेगा, एक अलग बात है, पर आईटीसी के लिए मना नहीं कर सकते, इस पर सेक्शन नंबर 16(4). फिर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन सरकार अगर किसी एसएससी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के बाद उसने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया, और खास बात रिवोकेशन हो भी गया, मतलब उसका कैंसिलेशन रिवोक हो गया, मतलब रजिस्ट्रेशन वापस से रिवाइव हो गया, तो ऐसे केस में जिस दिन रजिस्ट्रेशन रिवाइव हुआ उसके 30 दिन के अंदर उसको वो सारे रिटर्न फाइल करने पड़ते हैं। सर जो उसने फाइल नहीं किया ड्यू टू कैंसिलेशन, तो सर जिस दिन से उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था वहां से लेके जब उसका रजिस्ट्रेशन वापस से रिवोक हुआ है उसके पीरियड के जितने भी टैक्स पीरियड्स हुए हैं उन सबके उसको रिटर्न सबमिट करना पड़ेंगे विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, नहीं तो उसका रजिस्ट्रेशन वापस कैंसिल हो जाएगा। ऐसा कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन में भी पॉइंट ऐड हुआ है। प्लस अब यहाँ पे आईटीसी में रिलेवेंट पॉइंट क्या है सरकार, जिस दिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ था अगर उस दिन वो किसी आईटीसी के लिए एलिजिबल था और वो सेक्शन नंबर 16(4) की वजह से टाइम बार नहीं हुई थी अगर आईटीसी, तो ऐसे केस में अब भले ही रजिस्ट्रेशन जब रिवोक हुआ 3 साल बाद रिवोक हुआ साहब, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन उसका रिवोक हुआ है उस दिन वो उन सब इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल हो जाएगा जिन क्रेडिट के लिए वो एलिजिबल था ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर उसने सर उसने रिटर्न फाइल कर दिया विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन, और अगर 16(4) का टाइम लिमिट एक्सपायर नहीं हुआ तो 16(4) का टाइम लिमिट व्हिचएवर इज लेटर उसके अंदर वो आईटीसी अवेल कर सकता है, क्लियर। तो सर अगर वो आईटीसी के लिए एलिजिबल था एज ऑन द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन का कैंसिलेशन उसका रिवोक होता है उसके 30 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल कर ले और क्रेडिट ले ले, या फिर 16(4) का टाइम लिमिट अगर अभी भी बचा है तो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर वो क्रेडिट ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, डन। अब आइए सर आरसीएम वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो अमेंडमेंट हुआ, अगेन ये अमेंडमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हमने घर के लिए पढ़ा हुआ है। सर अगर घर किराए पे लिया है किसने, रजिस्टर्ड पर्सन ने, किससे, किसी भी पर्सन से, भली सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग अगर रेंट पे लिए रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने बिजनेस का एक्सपेंस क्लेम किया तो उसको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना ही करना है। पर सर रेजिडेंशियल ड्वेलिंग के अलावा कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पे लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किसने, रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिवर्स चार्ज लगेगा तो रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। ओके, अब इसको समझाने के लिए सर मैंने क्या किया, आपके लिए एक बहुत सुंदर सा चार्ट भी दे रखा है जिसके थ्रू आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। सर अगर प्रॉपर्टी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल नहीं है, लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड क्या है, रजिस्टर्ड है, तो ही देखने का, लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है तो सर लैंडलॉर्ड अगर रजिस्टर्ड है तो हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा और सप्लायर ही टैक्स पे करेगा, सर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। पर अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, जिसका प्रॉपर्टी जिसने रेंट पे दिया वो अगर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो टेनेंट है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और रेसिपिएंट भी अगर अनरजिस्टर्ड है, सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड है तो कोई टैक्स पे करने की जरूरत है ही नहीं, ना फॉरवर्ड चार्ज ना रिवर्स चार्ज। पर सर अब प्रॉपर्टी है कौन सी, रेजिडेंशियल, तो ऐसे केस में रेजिडेंशियल में लैंडलॉर्ड रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो देखने का ही नहीं, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, बिजनेस यूज में है, रिवर्स चार्ज लगेगा, बात खत्म।
क्लियर, टेनेंट टैक्स पे करेगा। रजिस्टर्ड है पर पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो घर पर्सनल यूज के लिए लिया, बिजनेस में खर्चा क्लेम ही नहीं किया, तो एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, सर तो घर किराए पे दिया है रहने के लिए, जीएसटी वैसे भी क्या है, एग्जम्प्ट है। सर फिर घर किराए पे किसने लिया है, रजिस्टर्ड ने बिजनेस यूज के लिए लिया है, सप्लायर कोई भी देखने गई नहीं, टैक्स पे करना है, रिवर्स चार्ज में पे करना है, बात खत्म। सरकार अब रेसिपिएंट ने पर्सनल यूज के लिए लिया है या रेसिपिएंट ही अनरजिस्टर्ड, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। ये चार्ट से आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। माहौल शानदार जबरदस्त। आइए सर नेक्स्ट है क्या, गुड्स के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एक गुड्स ऐड हो गया। सर मेटल स्क्रैप, अगर मेटल स्क्रैप अनरजिस्टर्ड पर्सन ने सप्लाई किया और खरीदा किसने, रजिस्टर्ड पर्सन ने, तो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो टैक्स पे करेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और मेटल स्क्रैप के केस में ध्यान रखना, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज हमेशा लगेगा बेटा। सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो रिवर्स चार्ज लगेगा, वरना कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, सप्लायर भी अनरजिस्टर्ड, कोई टैक्स पे नहीं करना है। सप्लायर रजिस्टर्ड, कोई रिवर्स चार्ज पे नहीं करना है, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा सप्लायर। सप्लायर अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर सप्लायर का टर्नओवर मोर देन द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन चला जाएगा, तो ऐसे केस में ही विल बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब उसको रजिस्ट्रेशन कराना अगर पड़ गया तो ही बिकम रजिस्टर्ड पर्सन, अब वो किसी को भी बेचेगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। क्लियर, तो हमने रजिस्ट्रेशन टॉपिक में एक पॉइंट पढ़ा था कि अगर सप्लायर पे केवल और केवल वही लायबिलिटी थी जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, वो वही आउटवर्ड सप्लाई करता है जिसमें आरसीएम लगता है, तो इसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। पर उसका एक्सेप्शन क्या है बेटा, पर्सन्स एंगेज इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, अगर वो मेटल स्क्रैप सप्लाई करता है और सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा। पर जैसे ही उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करता है थ्रेशोल्ड लिमिट को, तो ऐसे केस में सप्लायर विल बिकम लायबल टू रजिस्टर हिमसेल्फ, और ऐसे केस में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके, अब मेटल स्क्रैप रिगार्डिंग टीडीएस में भी प्रोविजन ऐड हुआ, तो वो मैंने यहाँ पे साथ में लिंक करने के लिए ऐड कर दिया आपके लिए, और बोल दिया क्या, अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड, किसके केस में, मेटल स्क्रैप के केस में, तो वहां पर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹2.5 लाख। वो तो बेसिक कंडीशन जो टीडीएस की वो तो है ही है बेटा। अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹2.5 लाख, तो ऐसे केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। मेटल स्क्रैप के केस में भी अगर सप्लायर भी रजिस्टर्ड और रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड, तो ऐसे केस में टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा। ओके, अच्छा ध्यान रखना बच्चों, सर सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड होता तो पूरा ही टैक्स किसको पे करना है, रेसिपिएंट को पे करना है, वहां तो पूरा ही रिवर्स चार्ज लगने वाला है। ओके, सप्लायर रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड, तो पूरा फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, वहां कोई टीडीएस वगैरह नहीं लगेगा। सप्लायर भी रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड, 1% टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। हाँ है ना भाई, अरे क्लियर, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिला के 2% हो जाएगा। टीडीएस की बात करूं मैं आपसे बेटा। अच्छा हमने एक और पढ़ा था क्या, सेम कैटेगरी ऑफ पर्सन टीडीएस कब एप्लीकेबल नहीं होता है, जब हमने पढ़ा था ना बेटा, जैसे पीएसयूज वगैरह जितने भी थे, इन्होंने खुद ने खुद को सप्लाई किया है, खुद की कैटेगरी वाले लोगों को सप्लाई किया, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। पर उसका एक्सेप्शन क्या, मेटल स्क्रैप, क्योंकि मेटल स्क्रैप में तो टीडीएस लगता ही कब है, सप्लायर भी रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट भी रजिस्टर्ड, तो टीडीएस लगता है। क्लियर, तो ऐसे केस में यहाँ एक्सेप्शन बोल दिया क्या, रजिस्टर्ड पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑफ मेटल स्क्रैप फ्रॉम अदर रजिस्टर्ड पर्सन, तो टीडीएस हमेशा कटेगा। क्लियर, ओके। आइए बच्चों, सर अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। सर बोल दिया है क्या, मेगा एग्जिबिशन लिस्ट के अमेंडमेंट्स। सरकार आइए चैप्टर नंबर 8। सर गवर्नमेंट स्कूल को, आई रिपीट, गवर्नमेंट स्कूल्स को अगर एफिलिएशन दिया है किसने, सेंट्रल और स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स, काउंसिल और सिमिलर बॉडी, तो ऐसे केस में सर एफिलिएशन चार्जेस जो दिए गवर्नमेंट स्कूल ने उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट स्कूल मतलब स्कूल हु इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी बेटा। ओके, अच्छा अब 2 सर्कुलर भी एड हुए। सर्कुलर बोलते क्या, अगर मान लो गवर्नमेंट स्कूल नहीं होता और उससे एफिलिएशन चार्जेस लिए तो जीएसटी लगेगा। सेकेंड, अगर मान लो स्कूल नहीं होता, कॉलेज होता तो सर, तो ऐसे केस में भी जीएसटी लगेगा, क्योंकि एग्जिबिशन केवल किसके लिए बेटा, गवर्नमेंट स्कूल के लिए है। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू कॉलेजेस और नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स। सर सेकंड अमेंडमेंट, सर सेकंड एक और सर्कुलर होता बेटा, जैसे हमने पढ़ा है, ये पढ़ा था, सर्विसेज बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में कौन आता है, तो हर वो इंस्टीट्यूशन जो ऐसा डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स दे रहा है विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता है। तो सर यहां पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिनके कोर्सेज अप्रूव करता है बेटा, सर उनके कोर्सेज जो फ्लाइंग ट्रेनिंग
ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के स्कोप में आएंगे और ऐसे केस में उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर्कुलर इशू किया हमने सर। सेम डीजी शिपिंग कंपनी जो होती है ना बेटा, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पे दे रखा है फ्लाइट के लिए, और हमने वेसल्स के लिए ऑलरेडी ये सर्कुलर पढ़ा हुआ है बेटा बुक के अंदर। द अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्सेज conducted by flying training organization approved by the Director General of Civil Aviation, wherein the DGCA mandates the requirement of a completion certificate। देखिए completion certificate mandatory है, तो ऐसे केस में these are also covered under the exemption और exemption मिलेगा। सेम पॉइंट हम शिपिंग कोर्सेज के लिए ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर्कुलर ऑलरेडी पहले से था, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के नहीं था, अभी इंसर्ट कर दिया सर्कुलर। ओके, ये क्लेरिफिकेशन है। अच्छा, फिर सर ये वेरियस वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज जो प्रोवाइड किया किसने? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, अवार्डिंग बॉडी रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग असेसमेंट एजेंसी या ट्रेनिंग बॉडी accredited with the awarding body that is recognized by नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। इन लोगों ने सर्विसेज दी इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम या वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स या नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क एटसेट्रा। तो ऐसे केस में इनके कोर्स फीस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के थ्रू किसी ट्रेनिंग पार्टनर ने ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है सर, किसके लिए? सर वो कोर्सेज विच आर सर्टिफाइड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो उसके कोर्स फी पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, कोई खास बात नहीं। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, हॉस्टल्स, स्टूडेंट अकोमोडेशंस, पीजीज। सर यहाँ पे अगर मिनिमम कॉन्टिन्यूस पीरियड ऑफ स्टे इज 90 डेज, तो ऐसे केस में अलग से एग्जिबिशन दे दिया है, बोल दिया क्या 20,000 रुपए पर पर्सन पर मंथ तक का अगर आपका फीस है तो जीएसटी नहीं लगेगा। सर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे बहुत टाइम से डिस्प्यूट चल रहा था। तो रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अनरजिस्टर्ड पर्सन पे जीएसटी एग्जाम था, वहां पे एक एक्सप्लेनेशन ऐड करके बोल दिया क्या ये अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट रेजिडेंसेज एटसेट्रा हॉस्टल्स वगैरह के लिए वो प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा और उसके लिए अलग से प्रोविजन इंसर्ट कर दिया और रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17 इंसर्ट किया और बोल दिया क्या कि अगर ये अकोमोडेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स या हॉस्टल्स, पीजीज, कैंप्स एटसेट्रा की पर मंथ पर पर्सन फीस अगर 20,000 रुपए तक की है तो जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। अगर मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड ऑफ स्टे जो होता है बच्चे का वो कितना होता है, स्टूडेंट का कितना होता है 90 डेज का होता है, तो ऐसे केस में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। ओके सर, फिर इंडियन रेलवेज के लिए बोल दिया क्या सर, सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, रिटायरिंग और वेटिंग रूम्स, क्लॉक रूम सर्विसेज, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, ये पहले एग्जामिनेशंस में गलती से रह गया था लिखना कि ये एग्जाम डे लिखना भूल गए थे, तो गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 17 से ये पॉइंट इंसर्ट करके बोल दिया क्या इन सब पे जीएसटी एग्जाम डे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। ये क्या है बेटा सर, वन जोन और डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अनदर जोन और डिवीजन को सर्विसेज दे रहा है, जीएसटी एग्जाम डे। फिर ड्यूरिंग द कंसेशन पीरियड होता क्या है, स्पेशल पर्पज व्हीकल गवर्नमेंट ने बनाया जिसमें 15-16 साल तक ये लोग क्या करते हैं सर, रेलवे इंफ्रा को बनाते हैं, स्पेशल पर्पज व्हीकल इंफ्रा बनाएगा, उसको सर मेंटेन करेगा। अब उसके लिए सर यूज तो कौन कर रहा है, इंडियन रेलवेज, तो सर इंडियन रेलवे पेज द कंसिडरेशन टू स्पेशल पर्पस व्हीकल, उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। प्लस इंडियन रेलवे क्या करता है, उन रेलवे इंफ्रा को मेंटेन करता है और उसके लिए भी स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करता है, फीस देता है इंडियन रेलवे को, क्योंकि मेंटेनेंस का सर्विस दे रहा है एक तरह से इंडियन रेलवे, तो उस पे भी जीएसटी क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। और वो भी सर रिवर्स, वो भी 1 जुलाई 17 रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड किया, 1 जुलाई 17 से रेट्रोस्पेक्टिवली एग्जाम किया बेटा इसको। सर आइए, आई होप ये सारे अमेंडमेंट आपको रिवाइज हो रहे हैं, इस लेक्चर को 2 बार सुन लेना ध्यान से, क्योंकि ये वर्ड्स आपको याद आने चाहिए। एग्जाम टाइम पे क्लिक कर गया तो माहौल बन गया। रेरा जो होता है ना, रेरा ये गवर्नमेंटल अथॉरिटी की डेफिनेशन में कवर होता है, और सर ये जो काम करता है रेरा रियल एस्टेट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, वो सब आर्टिकल नंबर 243W में कवर होता है। इसलिए सर जो इसने स्टेचुटरी कलेक्शंस कलेक्ट किए हैं उन सब पे जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है। हमने पढ़ा है क्या, गवर्नमेंटल अथॉरिटी अगर आर्टिकल नंबर 243W या 243G वाले काम करती है तो उसकी फीस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। तो रेरा ने जो स्टेचुटरी कलेक्शन किया वो भी उस एग्जम्पशन कवर होता है और जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सर जो डिस्कॉम होती है, डिस्कॉम कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज, ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करी, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट था, पर मीटरिंग इक्विपमेंट रेंट पे दिया, शिफ्टिंग ऑफ सर्विस लाइन किया, डुप्लीकेट बिल इशू किया, इस तरह की एंसिलरी और इंसिडेंटल सर्विसेज सर ये एग्जाम नहीं थी, और इसके लिए हमने सर्कुलर पढ़ा था कि ये कहीं एग्जाम नहीं है, इस पे टैक्स लगेगा, जबकि इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए था जेन्युइनली। इसलिए गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिव अगेन अमेंडमेंट करके ये पॉइंट को इंसर्ट किया और बोल दिया क्या ऑल दीज आर एग्जाम्प्ट अंडर जीएसटी व्हाटएवर आर एंसिलरी और इंसिडेंटल सर्विसेज फॉर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मीटरिंग इक्विपमेंट रेंट पे दे रहे हो आप,
टेस्टिंग ऑफ मीटर्स, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एटसेट्रा, शिफ्टिंग ऑफ लाइंस एटसेट्रा, डुप्लीकेट बिल इशू कर रहे हो, ये सब कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहे हो, एंसिलरी सर्विसेज, इन सब पे जीएसटी, इनके चार्जेस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट। फिर R&D सर्विसेज, सरकार अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसको प्रमोट करने के लिए R&D सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स सप्लाइड बाय गवर्नमेंट एंटिटी। अब वो ग्रांट किसने दिया है, या तो गवर्नमेंट एंटिटी ने दिया है या एक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन विच इज नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 35(1) क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो ऐसे केस में ये जो ग्रांट इन्होंने दी है उस ग्रांट के अमाउंट पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। बस कंडीशन क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज है, ये सब नोटिफाई होना चाहिए अंडर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 और क्लॉज 3 एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सच R&D सर्विसेज। ओके सर। फिर एयरलाइन कंपनीज, जो फॉरेन एयरलाइन कंपनी इंडिया में काम करती है, इंडिया से ऑपरेट करती है, जैसे सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, इसका कोई एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर है बेटा। आज आपको सर ट्रैवल करना है सिंगापुर एयरलाइन से, आप इंडिया के पैसेंजर हो, मुंबई से आपने बोर्डिंग किया फ्लाइट पर, तो सर अगर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन एयरलाइन कंपनी ने जो पैसेंजर टिकट है या ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स का सर्विस अगर वो दे रहा है, उसने उस पर जीएसटी अगर पे कर दिया, तो ऐसे केस में सर देखा जाए तो एयरलाइंस ने क्या किया है, उस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन एयरलाइन कंपनी ने क्या किया है, आउट ऑफ इंडिया जो इसका हेड ऑफिस है, एक तरह से मेन कंपनी है, उससे तो सर्विसेज ली है, क्योंकि एयरलाइंस तो आउट ऑफ इंडिया वाले एस्टेब्लिशमेंट की थी बेटा। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन एयरलाइन कंपनी इन इंडिया, सर उसने तो आउट ऑफ इंडिया से अपने डिस्टिंक्ट एस्टेब्लिशमेंट से सर्विसेज जो इंपोर्ट करी उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। पर कंडीशन क्या है सर कि जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस वो जो एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है उस पर उसने एप्लीकेबल जीएसटी पे किया है। प्लस सर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने सर्टिफाई किया है कि फॉरेन एयरलाइन कंपनी इज डेजिग्नेटेड अंडर द बायलैटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट विथ इंडिया एंड सेम टैक्स ट्रीटमेंट, सेम सिमिलर टैक्सेस से बेनिफिट दिया हुआ है इंडियन कंपनीज को भी जो फॉरेन कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। हाँ है ना भाई, डन। सरकार ये था आपका एग्जामिनेशन रिलेटेड पॉइंट। आइए रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग पॉइंट। सरकार हमने पढ़ा था क्या कि अगर जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ता है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आपने ऑप्ट किया एंड इफ यू आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस और रिस्क पैरामीटर्स, तो ऐसे केस में सर आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, जीएसटी डिपार्टमेंट जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कराने पड़ेंगे। ये प्रोसीजर पहले एप्लीकेबल था केवल और केवल गुजरात, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में। नाउ इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द एंटायर कंट्री। ओके डन, कोई खास बात नहीं है। फिर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन अगर हुआ है, सर ऑफिसर के पास पावर है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का। उसमें पॉइंट 8 हुआ जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या बोला था मैंने अभी आपको, अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था, फिर आपने रिक्वेस्ट करी डिपार्टमेंट को और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन वापस रिवाइव हो गया, तो जिस दिन रिवाइव हुआ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन जब हुआ, उसके ऑर्डर के 30 दिन के अंदर आपको सारे पेंडिंग रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे ड्यूरिंग फॉर द पीरियड फ्रॉम कैंसिलेशन टिल द रिवोकेशन। और अगर आपने 30 दिन में सारे रिटर्न फाइल नहीं किए तो आपका रजिस्ट्रेशन अगेन लायबल टू बी कैंसल्ड एज पर क्लॉज नंबर GA। ओके चलिए, अब टीसीएस टीडीएस का पॉइंट मेटल स्क्रैप वाला मैं पढ़ा चुका हूं। टीसीएस बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान देना। सर टीसीएस का रेट हाफ कर दिया है सर, पहले जो 0.5 होता था उसका हाफ 0.25% अंडर सीजीएसटी एंड आईजीएसटी की अगर बात करें इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है तो 0.5% हो गया है रेट ऑफ टीसीएस ऑन द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। ओके चलिए, सरकार इंटरेस्ट वाले सेक्शन में अगेन अमेंडमेंट हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूं इंटरेस्ट हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई एसएससी रिटर्न फाइल करने में लेट हो गया, जैसे जनवरी महीने का रिटर्न का ड्यू डेट क्या था बेटा 20 फरवरी, अगर 20 फरवरी उससे पहले उसने रिटर्न फाइल कर दिया, कोई तकलीफ नहीं है। पर रिटर्न फाइल करने में अगर वो एसएससी लेट हो गया तो सर इट मीन्स रिटर्न फाइल नहीं किया मतलब टैक्स भी पे नहीं किया उसने। तो ऐसे केस में मान लो उसने रिटर्न फाइल किया कब 25 फरवरी को, 5 दिन लेट फाइल किया तो 5 डेज का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 18% पर annum पे करना पड़ेगा। पर किस अमाउंट पर? नेट अमाउंट पेबल इन कैश। सपोज 14 लाख की लायबिलिटी थी, 10 लाख का आईटीसी था, तो नेट टैक्स पेबल इन कैश कितना है बेटा 4, तो 4 लाख पे उसको इंटरेस्ट पे करना है जो अमाउंट पेबल है थ्रू कैश लेजर। ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब अमेंडमेंट क्या हुआ था बेटा, जिस दिन रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था 20 फरवरी, उस दिन अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ऑलरेडी सपोज 3 लाख का बैलेंस था या पूरा 4 लाख का था या मोर देन दैट बैलेंस था, तो इसका मतलब क्या है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में बैलेंस था, मतलब आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर चुके हो। हाँ है ना। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू जो टैक्स पे करना है वो 4 लाख पे करना है, पर उसमें से सपोज 3 लाख रुपए ऑलरेडी आपके पास बैलेंस था एज ऑन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच इज मेंटेन्ड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न।
तो ऐसे केस में आपको नेट 1 लाख पे ही इंटरेस्ट पे करना है। मैं तो कह रहा हूँ पूरा 4 लाख अगर बैलेंस था, इट मींस आपने पूरा टैक्स गवर्नमेंट को पे कर रहा था, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। देखिए इन दिस केस इंटरेस्ट इज पेबल ओनली ऑन दैट अमाउंट ऑफ net cash tax liability which was not available in electronic cash ledger as on the due date of filing the return। और आपको सर इंटरेस्ट उसी अमाउंट पे पे करना है जो आपके कैश लेजर में अमाउंट शॉर्ट था बेटा। ओके, भले रिटर्न लेट फाइल किया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आइए बच्चा, ये बहुत ही वेलकम अमेंडमेंट है गवर्नमेंट का, इसलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है इसके आगे। सर फिर देखिए रिटर्न अंडर जीएसटी, सर कंपोजिशन स्कीम वाले सप्लायर्स को सर एनुअली एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 4। उसका ड्यू डेट पहले 30 अप्रैल था, इसको 30 जून कर दिया आफ्टर द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। फिर फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1A इंट्रोड्यूस किया सर, और फॉर्म नंबर 1A क्या कहता है, अगर आपने फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया किसी पर्टिकुलर मंथ का, सपोज जनवरी मंथ का स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर जनवरी मंथ इन दी फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 आपने सबमिट कर दिया। अब उस महीने का जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि मेरे से कुछ भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, या कोई इनवॉइसेस मैंने पंच नहीं किए वाइल फाइलिंग जीएसटीआर 1, तो बिफोर फर्निशिंग जीएसटीआर 3B अगर आपको वो आइडेंटिफाई हो गया तो यूजिंग दिस फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1A आप वो सारे मिस्टेक को रेक्टिफाई भी कर सकते हो, और आपसे जो ओमिशन हुआ है वो इनवॉइसेस एटसेट्रा भी आप पंच कर सकते हो यूजिंग जीएसटीआर 1A, और आपका जीएसटीआर 1 अमेंड हो जाएगा इवन बिफोर फाइलिंग द जीएसटीआर 3B। हाँ ना भाई, क्लियर। पर अब देखिए आप सर इसका कॉरस्पॉन्डिंग इसका रेफरेंस दिया जीएसटीआर 2B के अंदर। अब सर अगर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 के बाद में, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 1 के बाद में अगर आपने जीएसटीआर 1A के थ्रू अमेंडमेंट किया है तो डेफिनेटली सर उस जीएसटीआर 1A के थ्रू जो आपने अमेंडमेंट किया या जो कुछ बिल ओमिट हो गए तो नए बिल ऐड किए वो अगले महीने की जीएसटीआर 2B में आएंगे बेटा। हाँ है ना भाई, क्लियर। वो रेफरेंस यहाँ पे दे दिया। ओके चलिए फिर ध्यान देना बेटा, सर जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त हमने पढ़ा था क्या सर, जीएसटीआर 1 फाइल करते वक्त आपको इनवॉइस वाइज इंफॉर्मेशन पंच करनी पड़ेगी अगर B2B ट्रांजैक्शन है तो। पर अगर B2C ट्रांजैक्शन है तो अगर कोई पर्टिकुलर इनवॉइस जिसका इनवॉइस वैल्यू ऑफ सप्लाई इज एक्सीडिंग रुपीज 2.5 लाख तो ही आपको उस पर्टिकुलर इनवॉइस को पंच करना पड़ेगा आपके जीएसटीआर 1 में। पर ये लिमिट लेस करके रिड्यूस करके 1 लाख रुपए कर दी है। मतलब ये हो गया कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, B2C की बात करूं, B2B तो हर इनवॉइस आपको पंच करना ही करना है सर। B2C अगर आपने जो इनवॉइस इशू किया है वो अगर वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख है तो आपको हर वो इनवॉइस जो भले अनरजिस्टर्ड पर्सन को आपने इशू किया है सर वो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल पंच करनी पड़ेगी अगर वो रेसिपिएंट इज इन सम अदर स्टेट। मतलब इंटर स्टेट सप्लाई था तो बोल रहा बेटा मैं। अच्छा, इंट्रा स्टेट विद इन द स्टेट अगर आपने सप्लाई किया है अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। B2C सप्लाई इंटर स्टेट वैल्यू एक्सीडिंग रुपीज 1 लाख है तो आपको वो इनवॉइस सेपरेटली अलग से पंच करना पड़ेगा इन जीएसटीआर 1। पर हाँ पता है एक बात और, ये तो हो गया पॉइंट खत्म। पर अगर मैं बात करूं टैक्स इनवॉइस की, पता है हमने रिवाइज टैक्स इनवॉइस में भी मॉनिटरी लिमिट पड़ी थी बेटा। रिवाइज टैक्स इनवॉइस के अंदर अभी भी लिमिट 2.5 लाख ही है, मैंने लिखा है आपके लिए रेफरेंस के लिए यहाँ पे। इन केस ऑफ रिवाइज टैक्स इनवॉइस स्टिल द लिमिट इज रुपीज 2.5 लाख। मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर आपने इंटरस्टेट सप्लाई किया है एक्सीडिंग वैल्यू रुपीज 2.5 लाख तो उस पर्टिकुलर इनवॉइस के लिए आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस अलग से इशू करना पड़ता है। बाकी सारे B2C सप्लाईज को कंसोलिडेट अगर आप एक ही सिंगल रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे चल जाएगा बेटा। हाँ है ना भाई। चल आइए सर रिफंड चैप्टर इस बार बहुत इजी हो गया आपके लिए रिफंड की कैलकुलेशन करना, क्योंकि सर जो आपका टेंशन था रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B वो ओमिट कर दिए गए हैं। और ये रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B जो ओमिट किए हैं सर इसकी वजह से इसका जहां जहां रेफरेंस आ रहा था सर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जो कैलकुलेशन करते हैं उसके फॉर्मूलाज में जीरो रेटेड सप्लाई जो आपने किया है उसमें जो आप रिफंड लेते हो किसका, आईटीसी का, तो सर उसके फॉर्मूला के अंदर जैसा नेट आईटीसी हो गया, टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर हो गया, इन सब की डेफिनेशन के अंदर रेफरेंस आता था रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और 4B का, सबको डिलीट कर दिया है। इजी हो गया फॉर्मूला आपके लिए बेटा। आइए रूल नंबर 96, अगर आपने किसी गुड्स के एक्सपोर्ट करने पर, गुड्स या सर्विस के एक्सपोर्ट करने पे अगर एलयूटीए बॉन्ड साइन नहीं किया तो आप आईजीएसटी आपने पे किया होगा क्योंकि इट इज इंटरस्टेट सप्लाई और उस आईजीएसटी का आप रिफंड ले सकते हो। हाँ है ना भाई। और उसका सिंपल प्रोसेस है, कोई टफ प्रोसेस नहीं है, कस्टम से ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है बेटा वो, अगर गुड्स एक्सपोर्ट किया तो। और सर्विसेज के लिए रूल नंबर 89 के थ्रू आप रिफंड प्रोसेस कराते हो। पर सर यहां पर कुछ केसेस में रेस्ट्रिक्शन था कि इन केस में हम आपको रूल नंबर 96 वाला बेनिफिट नहीं देंगे, मतलब वहां पे आपको एलयूटीए बॉन्ड साइन करने वाला ही ऑप्शन है, आईजीएसटी पे करके आईजीएसटी का रिफंड नहीं देंगे, ऐसा रेस्ट्रिक्शन था। अगेन कह रहा हूं सर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी गवर्नमेंट ने और ध्यान दिया है बिजनेसेस पे और बोल दिया क्या ये सारे रेस्ट्रिक्शन हटाओ और सर आईजीएसटी अगर पे करके आपने एक्सपोर्ट किया तो हम रिफंड देंगे।
पहले रेस्ट्रिक्शन था कब, अगर आपने डिम्ड एक्सपोर्ट वाले बेनिफिट्स वाले इनवर्ट सप्लाई लिया, या आपने 0.1% में, आप मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, आपने 0.1% में परचेज करके फिर एक्सपोर्ट किया, या आपने सर आप ईओयू हो या एडवांस ऑथराइजेशन या एपीसी स्कीम के थ्रू विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है और फिर आप अपने आउटपुट गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हो, तो आपको सर आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट हम अलाउ नहीं करेंगे, हाँ, और उसका आईजीएसटी का रिफंड अलाउ नहीं करेंगे। तो सर वो रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है, अब आपको बोल दिया क्या, कोई चिंता नहीं है, आप डिम्ड एक्सपोर्ट बेनिफिट आपने परचेज पे लिए हो, आपने 0.1% वाला बेनिफिट लिया हो परचेज पर, या आपने ईओयू वगैरह हो, आपने बेनिफिट लिया विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स परचेज करने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे आईजीएसटी पे किया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस पे आईजीएसटी पे किया, गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट किया, सर हम आपको आईजीएसटी का रिफंड देंगे, मस्त रहो। मतलब अगेन इजी किया है बिजनेस को बेटा। फिर अगर मान लो कभी अपवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस हो गया, आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया, उस पर आईजीएसटी पे किया, उस आईजीएसटी का आपने रिफंड ले लिया, सब्सिक्वेंटली प्राइस रिवाइज हो गया और प्राइस बढ़ गया, पहले प्राइस डिसाइड हुआ था 1 CR, अभी मान लो हो गया 1.2 CR, तो ये 20 लाख जो कंसिडरेशन बढ़ गया है, इस 20 लाख पे आपको एडिशनली आईजीएसटी और पे करना पड़ेगा। और ये जो आपने एक्स्ट्रा आईजीएसटी पे किया होगा 20 लाख पे जो जीएसटी लगता है, वो उसका आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो विद इन 2 इयर्स। कब से, जब ओरिजिनल एक्सपोर्ट हुआ था उसके 2 साल के अंदर आप उस एडिशनल आईजीएसटी जो आपने बाद में पे किया ड्यू टू अपवर्ड रिवीजन ऑफ द प्राइस, उसका आप रिफंड ले सकते हो। हाँ है ना भाई। और रूल नंबर 89 की तरह आपको ये एप्लीकेशन प्रोसेस होगी। रूल नंबर 89 क्या होता है, आप ऑफिसर को अप्लाई करते हो, आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई करता है, चेक करता है सब कुछ कंप्लायंस आपने पूरे किए कि नहीं किए, टैक्स पे किया कि नहीं किया, रिफंड आपको बनता है कि नहीं बनता, और फिर आपको रिफंड मिलेगा। हाँ है ना भाई। और हाँ सेम वे जैसे प्राइस हुई थी पहले 1 CR, आपने 1 CR पे टैक्स पे किया, उसका रिफंड ले लिया, बाद में डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ प्राइस हो गया, मान लो प्राइस हो गया कितना 75 लाख, तो ऐसे केस में आपने क्या किया होगा, क्रेडिट नोट इश्यू किया होगा। हाँ है ना भाई। तो सर ऐसे केस में आपने जो 1 CR पे आईजीएसटी पे किया था उसका रिफंड लिया था बेटा, तो ऐसे केस में आपको वो आईजीएसटी का रिफंड वापस से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट नोट की वजह से आपका लायबिलिटी भी कम हो गया होगा। 75 लाख पर 75 लाख का वैल्यू हो गया, 25 लाख का आपने क्रेडिट नोट इश्यू किया होगा और उस पर जीएसटी भी लगाया होगा क्रेडिट नोट पे, उससे आपकी लायबिलिटी कम हो गई होगी। तो सर आपने रिफंड तो पूरे 1 CR पे जो टैक्स था उसका ले लिया, तो आपको वो जो एक्सिस टैक्स आपने पे कर दिया था और उस एक्सिस टैक्स का आपने रिफंड लिया था, वो एक्सिस टैक्स आपको जो रिफंड आपने लिया उसका वापस से आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट। जिस दिन रिफंड लिया वहां से लेके जब गवर्नमेंट को पे करोगे तब तक का इंटरेस्ट 18% पर एनम। ओके मालिक। चलिए सरकार फिर आता है क्या, अगर आपने कोई गुड्स अंडर द बॉन्ड या एलयूटी एक्सपोर्ट किया है, गुड्स या सर्विस, तो ऐसे केस में बॉन्ड या एलयूटी में क्या लिखते हो आप बेटा, उसके लिए कंडीशन था रूल नंबर 96A सब रूल नंबर 1 में कि सर अगर आप कोई गुड्स या सर्विस एक्सपोर्ट करते हो अंडर द कवर ऑफ बॉन्ड या एलयूटी, तो आप अपने आप को बाउंड करते हो डिपार्टमेंट को कि आई शेल बाइंड हिमसेल्फ टू पे विद इन 15 days द टैक्स ड्यू अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर annum इन केस ऑफ फेलियर टू एक्सपोर्ट द गुड्स विद इन 3 months। अगर मैंने गुड्स एक्सपोर्ट नहीं किए विद इन 3 months, तो जो भी मेरा आईजीएसटी बनता है जो मैंने पे नहीं किया ड्यू टू बॉन्ड या एलयूटी, वो आईजीएसटी में पे करूंगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18%। क्लियर। और सर्विसेज के केस में बोल दिया क्या, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इफ आई फेल्ड टू रियलाइज द पेमेंट, क्योंकि सर्विसेज एक्सपोर्ट कब मानते हैं, जब पेमेंट रिसीव होता है फॉरेन करेंसी, इफ आई फेल टू रियलाइज द पेमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year और द टाइम लिमिट अलाउड अंडर फेमा इंक्लूडिंग एक्सटेंशन विच एवर इज लेटर, 1 साल या फेमा ने जो टाइम लिमिट अलाउ किया इंक्लूडिंग एक्सटेंशन विच एवर इज लेटर, उस टाइम में अगर मेरे को फॉरेन करेंसी रियलाइज नहीं होता है, तो ऐसे केस में आई शिल पे द अमाउंट ऑफ आईजीएसटी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। क्लियर, डन। और सच फर्दर पीरियड इज अलाउड बाय कमिश्नर, हो सकता है कमिश्नर कुछ एक्स्ट्रा अलाउ भी करते टाइम, उस टाइम में भी पैसा नहीं है तो मैं वो अमाउंट ऑफ आईजीएसटी जो मैंने बॉन्ड और एलईडी की वजह से पे नहीं किया वो मैं पे करूंगा अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। आइए बच्चों, सर कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट के लिए, सर आपको पता है कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट को सर स्पेसिफाइड नोटिफाइड पर्सन में कवर करके बोल दिया क्या, इन्होंने जो भी सर टैक्स पे किया उसका रिफंड मिलता है इनको बेटा। हाँ है ना भाई। तो सर उसके लिए रूल नहीं था पहले, तो रूल प्रिस्क्राइब कर दिया रूल नंबर 95B और बोल दिया क्या, सर कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट जो भी इनवर्ट सप्लाई पे इसने टैक्स पे किया है उस पर उसका रिफंड मिलेगा, इसको द 50% रिफंड मिलता है बेटा इन लोगों को। द CST शेल अप्लाई फॉर रिफंड वंस इन एवरी क्वार्टर, तो इनके लिए रूल नहीं था तो रूल प्रिस्क्राइब कर दिया और कुछ नहीं किया कि एक क्वार्टर में एक बार मैक्सिमम आप रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। एंड इट इज ऑल्सो अलाउड टू फाइल रिफंड एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल क्वार्टर्स क्लबिंग मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स एज पर दियर ऑप्शन, उनका ऑप्शन है बेटा, एक क्वार्टर में मैक्सिमम एक रिफंड एप्लीकेशन आप कर सकते हो। क्लियर। आप चाहो तो मल्टीपल क्वार्टर्स के लिए मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स क्लब करते हुए आप सिंगल एप्लीकेशन दो रिफंड के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस रिफंड एप्लीकेशन 2 साल के अंदर मिल जानी चाहिए, नहीं तो बाद में रिफंड नहीं मिलेगा। सर रिफंड एप्लीकेशन शुड बी फाइल्ड विद इन
2 years from the last day of the quarter in which such supply was received. जिस क्वार्टर में सप्लाई रिसीव हुई थी उसके लास्ट डे से 2 साल के अंदर रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ता है. वो आपको पता है यूएनओ वगैरह होता है ना, स्पेसिफाइड पर्संस, उनके इनवर्स सप्लाई पे टैक्स इन्होंने पे किया होता है, उसका रिफंड मिलता है. वही प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल होता है बेटा. हाँ है ना भाई, इसको 50% रिफंड मिलता है. ओके, और रूल नंबर 89 का प्रोसीजर लगेगा वेरिफिकेशन का. मैनर ऑफ फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन इज थ्रू रूल नंबर 89. ओके, कोई खास बात नहीं है. अगेन आइए सर, अपील वाले चैप्टर के अंदर बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया है, एंड दिस आई थिंक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट. लिख दीजिएगा, बुक में नहीं लिखा हो तो. सर एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी, वैसे आगे पॉइंट आ रहा है, ये रहा, या लिखा मैंने वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सर, पहले एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी थी कौन? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए बोल दिया क्या, 1 अप्रैल 2025 के बाद ये कोई भी एप्लीकेशन फॉर एंटी प्रॉफिटिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. नाउ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एम्पावर्ड द प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 फॉर एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स. तो प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80, सर आपको पता है ना, अगर किसी भी केस में अगर एक भी मैटर इन्वॉल्व होता है रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई, तो आप मैटर प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 के पास जाता है. अब एंटी प्रॉफिटिंग वाले मेजर्स भी सारे प्रिंसिपल बेंच ऑफ जीएसटी 80 देखेगा बेटा. हाँ है ना भाई, चलिए. तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पढ़ा दिया, साथ में यहाँ पे भी लिंक था, मैंने बता दिया बेटा आपको. अब अपील ट्रिब्यूनल को जो अपील फाइल करनी होती है उसके लिए रिलेवेंट रूल्स जो थे उसमें कुछ चेंजेस किए, कोई खास बात नहीं है. एक बार सर इसको रीड जरूर करने का, क्योंकि सर पहले इतिहास गवाह है, क्वेश्चन बना हुआ है इन पे भी बेटा. ओके, तो एक बार रीड करना कर लीजिए बेटा. एन अपील टू द जीएसटी 80 इज टू बी फाइल्ड along with the relevant document electronically, और रजिस्टर अलाउ करता तो मैनुअली भी. एंड अ प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट शेल बी इश्यूड इमीडिएटली. आप जैसे ही एप्लीकेशन सबमिट करेंगे अपील की, आपको एक प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा. उसके 7 दिन के अंदर क्या करना देखना ध्यान से. वेयर द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट इज अपलोडेड ऑन द कॉमन पोर्टल, a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued and the date of issue of provisional acknowledgement shall be considered as date of filing of appeal. अगर जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो वो कॉमन पोर्टल पे अपलोडेड है, तो जिस दिन आपको प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट मिला था वही डेट ऑफ फाइलिंग अपील माना जाएगा. हाउएवर अगर वो ऑर्डर जिसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो वो अगर कॉमन पोर्टल पे अपलोडेड नहीं है, तो ऐसे केस में appellant shall submit or upload a self-certified copy of the said order within a period of 7 days from the date of filing of the appeal and a final acknowledgement indicating appeal number shall be issued. पर अगर आपने 7 दिन के अंदर सबमिट कर दिया तो जिस दिन प्रोविजनल एक्नॉलेजमेंट आपको मिला था वही दिन डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील माना जाएगा. पर 7 दिन के बाद अगर आपने सर सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर सबमिट किया है फिर अपलोड किया, तो ऐसे केस में जिस दिन आपने सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी अपलोड किया या सबमिट किया वो दिन मानेंगे कि आपने डेट ऑफ फाइलिंग अपील थी बेटा. क्लियर, डन. अब आपने अपील फाइल कर दी, फिर आपको लगता है नहीं साहब अपील के अंदर कुछ ग्राउंड्स मैंने सही नहीं लिखे या मेरे को कुछ करेक्शन करना, तो ऐसे केस में आप अपील को विड्रॉ भी कर सकते हो. क्लियर. और अगर आपने विड्रॉ किया है तो उसके बाद आप उसको फ्रेशली फाइल कर सकते हो. पर फ्रेश फाइल करने के लिए जो ओरिजिनल टाइम लिमिट था 3 मंथ प्लस 3 मंथ और डिपार्टमेंट केस में 6 मंथ, जिस दिन ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ था जिसके अगेंस्ट आप ऑर्डर पास कर रहे हो, जिसके अगेंस्ट आप अपील फाइल कर रहे हो, वहीं से आपके 3 मंथ प्लस 3 मंथ का टाइम लिमिट काउंट किया जाएगा. ऐसा नहीं कि जिस दिन विड्रॉ किया वहां से 3 महीने और मिलेंगे, ऐसा नहीं होता बेटा. ओके चलिए. नाउ एक सर्कुलर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है सर. सेक्शन नंबर 120 के अंदर गवर्नमेंट को पावर दे रखा है, सीबीएसई को पावर दे रखा है कि सीबीएसई चाहे तो डिपार्टमेंट अपील के लिए मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर सकती है. और डिपार्टमेंटल अपील के लिए अगर मॉनिटरी लिमिट फिक्स हो गया तो जो लिमिट फिक्स किया है सर उससे बिलो अगर अमाउंट हुआ तो डिपार्टमेंटल ऑफिसर अपील फाइल नहीं कर सकता. तो सर ये पावर दे रखा था सेक्शन में 120 में, अभी इस पावर को यूज करके गवर्नमेंट ने मॉनिटरी लिमिट फिक्स कर दी. अब तक फिक्स नहीं थी, अब पहली बार फिक्स करी है और बोल दिया क्या, अगर जीएसटी 80 को अपील फाइल करना है, अपील कौन फाइल कर सकता है, डिपार्टमेंट. उसकी बात कर रहा हूं, एसएससी को डिपार्टमेंट कभी भी बाउंड नहीं कर सकता अपील फाइल करने के लिए बेटा. इसलिए दीज मॉनिटरी लिमिट्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर जीएसटी ऑफिसर्स हु आर फाइलिंग द अपील. है ना. तो डिपार्टमेंटल अपील के लिए बोल दिया क्या सर, अमाउंट इन्वॉल्व शुड बी मिनिमम ₹20 लाख. 20 लाख या उससे ऊपर हुआ तो आप अपील फाइल कर देना. हाई कोर्ट के लिए 1 CR, सुप्रीम कोर्ट के लिए 2 CR और इससे कम अगर अमाउंट है तो साहब अपील फाइल करना ही मत. अब ये अमाउंट जो हमने 20 लाख 1 CR 2 CR जो दिखाया, ये किसका सर, जहां पर टैक्स इन्वॉल्व है ऑर्डर के अगेंस्ट. जिस ऑर्डर में टैक्स पे डिस्प्यूट है बेटा, टैक्स भले उसमें इंटरेस्ट और पेनल्टी हो या ना हो, केवल टैक्स का अमाउंट देखा जाएगा. सम टोटल ऑफ CGST, SGST, IGST, UTGST और GST कंपनसेशन सेस ओनली.
मतलब वहां पे पेनल्टी और इंटरेस्ट का अमाउंट काउंट नहीं करेंगे, केवल टैक्स का अमाउंट जो डिस्प्यूटेड टैक्स है उसका अमाउंट अगर एक्सीडिंग रुपीज 20 लाख या उससे ऊपर है या 1 CR या उससे ऊपर है तो ये रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को अपील फाइल कर पाएगा डिपार्टमेंट। क्लियर? और अगर जहां पर मैटर में ऑर्डर में टैक्स डिस्प्यूट में है ही नहीं, केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी वगैरह ही है, तो ऐसे केस में एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एंड लेट फी शैल बी कंसीडर्ड फॉर अप्लाइंग मॉनिटरी लिमिट फॉर फाइलिंग द अपील। समझे मेरी बात? डन। तो ऐसे केस में अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी एटसेट्रा को क्लब करके देखना कि ये अमाउंट एक्सीड करा नहीं करा, तो ही डिपार्टमेंट अपील फाइल कर पाएगा, नहीं तो डिपार्टमेंट अपील फाइल नहीं कर पाएगा। इस पे एक छोटा सा केस बना के दे सकते हैं क्वेश्चन, मेरे को बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है टॉपिक और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम का टॉपिक है बेटा ये। और जब सर्विस टैक्स हुआ करता था तब इस तरह की मॉनिटरी लिमिट थी और उस पर क्वेश्चन बना था एग्जाम के अंदर बेटा, इसलिए बोल रहा हूं बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर आइए बच्चों, मालिक ऑफेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन के लिए सेक्शन में 122A ऐड कर दिया है। जैसे टोबैको टैबेको बेस्ड गुड्स वगैरह जो होती है ना बेटा, इसमें क्या होता है एक्चुअल प्रोडक्शन, इस तरह की गुड्स, नॉट ओनली टोबैको पर इस तरह की गुड्स के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होता है वो एसएससी डिस्क्लोज बहुत कम करता है बेटा, जबकि एक्चुअल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है बेटा इन केस में। तो यहां पे क्या कर दिया, इस तरह की गुड्स में गवर्नमेंट को पावर दे दिया कि गवर्नमेंट चाहे तो कुछ गुड्स को नोटिफाई कर सकते हो और बोल सकती है क्या इन गुड्स की अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो आपको आपकी फैक्ट्री में कितनी मशीन इंस्टॉल्ड है उन सब का डिटेल आपको देना पड़ेगा और उस हर मशीन को रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन द कॉमन पोर्टल। तो सर जिन लोगों ने ये स्पेशल प्रोसीजर को यूज करके मशीन्स को सर रजिस्टर नहीं कराया ऑन कॉमन पोर्टल, तो ऐसे केस में उनमें पेनल्टी कितना है सर 1 लाख रुपए फॉर एवरी मशीन नॉट सो रजिस्टर्ड, प्लस एवरी सच मशीन नॉट सो रजिस्टर्ड शैल बी लायबल फॉर सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। पर सर अगर उस मशीन को सर जिस दिन ये ऑर्डर आया पेनल्टी का उसके 3 दिन के अंदर उसने मशीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया प्लस पेनल्टी का अमाउंट भी पे कर दिया, तो ऐसे केस में पेनल्टी का अमाउंट भी पे कर दिया प्लस पेनल्टी का ऑर्डर आने के 3 दिन के अंदर मशीन्स को भी रजिस्टर कर दिया, तो ऐसे केस में सर मशीन्स का कॉन्फिस्केशन और सीजर नहीं होगा। ओके डन। सरकार आइए मिसलेनियस चैप्टर के अंदर 171 सेक्शन एंटी प्रॉफिटिंग में बात ऑलरेडी कर चुका हूं सर, ये जीएसटी के सारे अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब सरकार आइए कस्टम्स के अमेंडमेंट देख लेते हैं जो बहुत ज्यादा नहीं थे। सबसे पहला सर एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 9 जो जीएसटी कंपनसेशन सेस के बराबर होती है। अगर किसी यूनिट और डेवलपर ऑफ एसईजेड ने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है जिसपे 39 लगता है तो उसको एग्जम्प्ट कर दिया है बेटा। अगर जीएसटी कंपनसेशन सेस किसी गुड्स के इंपोर्ट पे लगता है तो सर वो गुड्स अगर आपने इंपोर्ट किया तो उस पर 39 एग्जम्प्ट कर दिया है, क्योंकि सर 37 पहले से एग्जम्प्ट था, 39 एग्जम्प्ट नहीं था, अभी अलग से एग्जम्प्ट कर दिया। पढ़िए एसीडी अंडर सेक्शन 39 are exempt on all goods imported by a unit or a developer of SEZ for their authorized operations. 37 was already exempt. प्रोटेक्टिव ड्यूटी का सेक्शन ही क्या कर दिया, ओमिट कर दिया सरकार। अब जनरल प्रोविजंस अंडर कस्टम्स का एक सेक्शन नंबर था सेक्शन नंबर 20। अगर आपने कोई गुड्स, सरकार ध्यान देना, अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया और वो गुड्स वापस से इंडिया में आ रहा है अदरवाइज देन बाय वे ऑफ रीसेल, तो सर ऐसे केस में टाइम लिमिट फॉर री इंपोर्टेशन इज इंक्रीज टू 5 years। तो अगर कोई गुड्स आपने एक्सपोर्ट किया और सर अदरवाइज बाय वे ऑफ रीसेल वो गुड्स वापस से इंडिया में आ रहा है, सेल रिटर्न हो गया बेटा, तो ऐसे केस में पहले टाइम लिमिट 3 साल की थी बेटा, अभी 5 साल का टाइम लिमिट कर दिया बेटा। अगर आपने मान लो कोई बेनिफिट लिया था जीएसटी वगैरह का, सर टैक्सेस का बेनिफिट लिया, आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया, वो गुड्स वापस रिटर्न हो गया तो उसको नॉर्मल इंपोर्ट नहीं मानेंगे, कोई कस्टम नहीं पे करना है, केवल जो बेनिफिट आपने लिया था एक्सपोर्ट टाइम पे टैक्सेस का उतना ही कस्टम पे करना है। पर दोज गुड्स शुड बी री इंपोर्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years व्हिच इज एक्सटेंडेबल टू 2 more years, मतलब टोटल 7 years तक का टाइम दे दिया बेटा। हाँ है ना भाई, सर ये पहले 3+2 था, अभी 5+2 कर दिया है। ओके चलिए फिर अच्छा एक और चीज इसमें आपने एक और पॉइंट पढ़ा था, हमने पढ़ा था सर डिटेल में दे रखा है मैंने जब आपको अमेंडमेंट पढ़ाया था तब, कि अगर आपने कोई गुड्स आउट ऑफ इंडिया भेजा रिपेयर्स के लिए और रिपेयरिंग होकर गुड्स वापस इंडिया में आ रहा है तो वहां पर भी टाइम लिमिट कितना कर दिया है, 5 years + 2 years कर दिया बेटा। हाँ है ना, और गुड्स का अगर ओनरशिप चेंज नहीं हुआ है, गुड्स की आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, केवल रिपेयरिंग होके गुड्स आया है तो फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, याद आया बेटा, फेयर कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन सच रिपेयरिंग प्लस फ्रेट एंड इंश्योरेंस बोथ वेज, इतने अमाउंट पे कस्टम पे करना पड़ेगा। हाँ है ना, कस्टम प्लस 3739 एटसेट्रा। ओके डन। तो 5 year की लिमिट हो गई बेटा। आइए मैन्युफैक्चर ड्यूरिंग वेयरहाउसिंग में सेक्शन में 65 में एक पावर दे दिया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट चाहे तो सर गवर्नमेंट में स्पेसिफाई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड other operations in relation to a class of goods that shall not be permitted in a warehouse। गवर्नमेंट चाहे तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और कुछ ऑपरेशंस इन रिलेशन टू अ क्लास ऑफ गुड्स नोटिफाई करके बता सकती है कि ये वेयरहाउस कस्टम बॉन्ड वेयरहाउस में अलाउ नहीं है।
ठीक है। अब वो कौन कौन सी गुड्स है वो सब कोई लिस्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना वो नोटिफिकेशन देखने की जरूरत है बेटा। ओके चलिए, कोई खास बात नहीं था, ये थे आपके क्या सर कस्टम के भी अमेंडमेंट खत्म। आइए बच्चों अमेंडमेंट्स इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। सरकार सेकेंड हैंड गुड्स की जो इंपोर्ट की पॉलिसी है उसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया है, यूज्ड आईटी एसेट्स लैपटॉप डेस्कटॉप मॉनिटर प्रिंटर इंपोर्टेड फ्रॉम एसईजे टू डीटीए आर आल्सो रेस्ट्रिक्टेड फॉर इंपोर्ट एंड रिक्वायर ऑथराइजेशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशंस इफ एनी। मतलब फ्रीली इंपोर्टेबल नहीं है। सेकेंड हैंड लैपटॉप डेस्कटॉप मॉनिटर प्रिंटर्स दीज आर रेस्ट्रिक्टेड गुड्स अगर एसईजे से डीटीए में ला रहे हो तो बेटा। ओके चलिए, मर्चेंटिंग ट्रेड। सर क्या होता है, चाइना से इंपोर्ट किया और जापान बेच दिया, ओके इसको बोलते हैं मर्चेंटिंग ट्रेड। ये अलाउ था पहले भी, अभी भी अलाउड है बेटा। जापान से खरीदा जापान में ही बेच दिया विदाउट ब्रिंगिंग द गुड्स इन इंडिया एट ऑल, ये भी अभी अलाउ कर दिया है फ्रीली। पढ़िए, मर्चेंटिंग ट्रेड इन्वॉल्विंग शिपमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन फॉरेन कंट्री टू अनदर फॉरेन कंट्री विदाउट टचिंग इंडियन पोर्ट एट ऑल और शिपमेंट ऑफ गुड्स विद इन वन स्पेसिफिक फॉरेन कंट्री, जापान से खरीदा जापान में बेच दिया, involving an Indian intermediary is allowed subject to compliance with the RBI guidelines except for goods in sites or SCOMET list। ठीक है सर, क्लियर। तो विद इन द सेम कंट्री भी आपका मर्चेंटिंग ट्रेड अलाउ कर दिया है। ओके मालिक, चलिए रोड टेप स्कीम के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन थी कि सर अगर आपने सर एक्सपोर्ट किया अंडर एडवांस ऑथराइजेशन एटसेट्रा तो आपको रोड टेप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, पर अभी इंडस्ट्रीज को फायदा देने के लिए गवर्नमेंट ने रोड टेप स्कीम भी वहां एक्सटेंड कर दी। पढ़ लीजिए सर, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट शैल बी इश्यूड अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ नोटिफाइड गुड्स और अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर एडवांस ऑथराइजेशन एक्सेप्ट डीम्ड एक्सपोर्ट्स और अगेंस्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय ईओयूज और एसईजेड यूनिट्स। पहले इनको अलाउ नहीं था, ईओयूज एसईजेड यूनिट्स और एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स को भी बोल दिया आपके एक्सपोर्ट करने पर रोड टेप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मिलेगी। सर यहाँ पे इनएलिजिबल सप्लाईज की लिस्ट में भी, इनएलिजिबल कैटेगरीज की लिस्ट में भी ये पॉइंट लिखे थे, काट दिया। जैसे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, इनको मना किया हुआ था कि आपको रोड टेप स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, अब मिलेगा। फिर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड इन डिस्चार्ज ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगेंस्ट एडवांस ऑथराइजेशन और ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन और स्पेशल एडवांस ऑथराइजेशन इशूड अंडर ड्यूटी एग्जीबिशन स्कीम ऑफ रिलेवेंट एफटीपी, इनको भी एडवांस ऑथराइजेशन, इनको भी सर रोड टेप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ड्यूटी क्रेडिट स्कीम मिलेगी। एंड सेम वे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और एक्सपोर्टेड बाय अ यूनिट licensed as 100% EOU in terms of provisions of FTP or by any of the units situated in foreign free trade zones और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इनको भी बोल दिया है कि आपको भी रोड टेप स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, ड्यूटी क्रेडिट स्कीम मिलेगी जो गुड्स आप एक्सपोर्ट करोगे उसके लिए बेटा। ओके डन। एक लास्ट पॉइंट है रिगार्डिंग एफटीपी, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स। मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स एप्लीकेबल होते हैं इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पर सर आप जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो उनको यूज करके जो आउटपुट गुड्स आप बनाने वाले हो उनको वापस से री एक्सपोर्ट करने वाले हो, आप उसको डोमेस्टिक मार्केट में क्लियर ही नहीं करने वाले हो। तो ऐसे केस में जो एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर्स है, ईओयू है, एसईजेड है, इनको बोल दिया कि आपको मैंडेटरी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पढ़िए, इनेबलिंग प्रोविजंस हैव बीन incorporated in FTP for exempting inputs imported by advance authorization holders, EOUs or SZs from mandatory quality control orders. Sir, but following condition is required to be followed by them. First, pre-import conditions. Inputs must be pre-imported. पहले input आना चाहिए and used in manufacturing process for export product and exported thus by the same person. Import किया, actual import किया, उन actual exports में यूज किया और उन गुड्स को ही एक्सपोर्ट किया बाय द सेम पर्सन। क्लियर, मतलब फिजिकल एक्सपोर्ट होना चाहिए बेटा, एग्जीबिशन अप्लाइज ओनली टू फिजिकल एक्सपोर्ट्स, नॉट डीम्ड एक्सपोर्ट, और एक्चुअली गुड्स इंडिया से बाहर जाना चाहिए बेटा। ओके, फिर रेस्ट्रिक्शन क्या है, नो डीटीए क्लियरेंस इज अलाउड फॉर सच इनपुट्स और गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम दीज इनपुट्स एंड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड और री एक्सपोर्टेड अगर एक्सेस क्वांटिटी है तो। इन एडिशन सच अनयूटिलाइज्ड इनपुट्स आर सब्जेक्ट टू ड्यूटी, इंटरेस्ट एंड कंपोजिशन फी भी पे करनी पड़ेगी। डिस्ट्रॉय तो करना ही करना है, आप डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेच सकते हो, ड्यूटी, इंटरेस्ट और कंपोजिशन फी भी पे करनी पड़ेगी। प्लस डीएफआई स्कीम के लिए बोल दिया, क्या डीएफआई स्कीम में क्या होता है, आप पहले एक्सपोर्ट करते हो, फिर उसमें जो काम आए इनपुट्स उसको आप इंपोर्ट कर सकते हो, डोमेस्टिक मार्केट में बेच सकते हो बेटा। क्लियर, वो पोस्ट एक्सपोर्ट स्कीम होती है बेटा, हाँ है ना। तो डीएफआई स्कीम वालों के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि तो इसमें तो एक्चुअली गुड्स इंपोर्ट जो किया वो एक्चुअली एक्सपोर्ट होना चाहिए बेटा। सो इंपोर्ट ऑफ इनपुट्स विदाउट कंप्लायंस टू mandatory quality control orders is not allowed under the DFI scheme. Clear? Done. इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये सारे अमेंडमेंट रिगार्डिंग एफटीपी भी खत्म होता है। अब आई होप
सर ये सारे अमेंडमेंट आपके एंड पे रिवाइज हो रहे हैं एंड ये लेक्चर बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए बिफोर द एग्जाम्स एंड ड्यूरिंग द एग्जाम्स। ओके मालिक, चलिए सरकार देखो ध्यान से। सरकार आई होप सारे पॉइंट क्लियर है आपको बेटा, आपके इनमें फास्ट वे में रिवाइज हो रहे हैं। सर इनको अगर डिटेल में पढ़ना है आपको तो मैं डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। सर मैं आपके लिए हर टॉपिक का डिटेल्ड अमेंडमेंट लेक्चर प्लस सारे सर्कुलर्स के लिए सर आपके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। एक पूरा मैराथन भी मैंने आपके लिए लिया है जिसके अंदर सारी चीजें मैंने कवर करी है, सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए। आइए बच्चों, अब सर जो सेलेक्टेड सर्कुलर्स अंडर जीएसटी है सर वो भी मैं तुम्हें बता देता हूं, तो माहौल बन जाएगा आपके इन पर, सारे टॉपिक्स कवर सर मस्त वाले। सर हमने इसमें कुछ भी स्किप नहीं किया। ओके बेटा। सरकार आइए, सबसे पहली बात, अगर आपने कोई इम्यूल प्रॉपर्टी परचेज करा है और साथ में आपको उसने प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस या लोकेशन चार्जेस भी चार्ज किए तो इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सेल ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी बेटा। तो ऐसे केस में इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। अब अगर अंडर कंस्ट्रक्शन आपने प्रॉपर्टी बुक कराई थी जिस पे जीएसटी लगता है तो इस पे भी जीएसटी लग जाएगा, और अगर आपने प्रॉपर्टी कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद अगर सेल परचेज किया था तो सेल ऑफ इम्यूल प्रॉपर्टी पे जीएसटी लगता ही नहीं, तो इस पे भी नहीं लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई, तो सेम टैक्स ट्रीटमेंट इज द मेन सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन बेटा। ओके चलिए, सेकंड क्या है, एंसिलरी और इंसिडेंटल सर्विसेज बाय जीटीए। जीटीए क्या करता है, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग अनपैकिंग टेम्पररी स्टोरेज सर ट्रांसशिपमेंट एटसेट्रा सर्विसेज भी साथ में सप्लाई करता है अलॉन्ग विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। तो यहाँ पे सर्कुलर इश्यू करके बोला कि भले ही यहाँ पर ये जो सर्विसेज है एंसिलरी और इंसिडेंटल सर्विसेज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये आपने भले इसके लिए कोई सेपरेट चार्ज लिया या नहीं लिया, ये कंपोजिट सप्लाई है, भले आपने सेम इनवॉइस के अंदर सेपरेट चार्ज लिखा या सेपरेट इनवॉइस इशू किया, वी डोंट केयर, ये कंपोजिट सप्लाई के स्कोप में आएगा और जीटीए वाली जो सर्विस की रेट है टैक्स की वही एप्लीकेबल होगी इसमें। ओके, पर हाँ मैंने ट्रांसपोर्टेशन किसी और से कराया और लोडिंग अनलोडिंग एटसेट्रा किसी और से कराया, कॉन्ट्रैक्ट ही अलग है बेटा, तो ऐसे केस में ये दो सेपरेट सप्लाईज कहलाएगी। ट्रांसपोर्टेशन पे जीटीए वाले प्रोविजन लगेंगे, अदर सर्विस पे नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे बेटा। सरकार आइए नेक्स्ट सर्कुलर। सर एम्प्लॉइज को, मान लो कोई इंडिया की कंपनी है, डोमेस्टिक कंपनी, ये सब सर्कुलर वो है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका फास्ट रिवीजन चल रहा है, दिल थाम के सुनना, क्लिक कर जाएगा पॉइंट तो मजा आ जाएगा एग्जाम के अंदर। और ये बता रहा हूं मैं आपको, ये जो सर्कुलर्स है सर इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम आप देखेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर बेटा, ठीक है। तो ये जो सेलेक्टेड सर्कुलर्स में पढ़ाने वाला हूं सर, इसके अंदर मतलब सर्कुलर्स सारे मैंने कवर किए इसमें, और कुछ सर्कुलर मैंने ऊपर भी कवर कर लिया अमेंडमेंट पढ़ाते वक्त। सर ध्यान से अगर सुन लिया तो ध्यान देना, ये पूरा लेक्चर मेरे को तो स्टार्टिंग में बोला है मैंने 20 मार्क्स, मेरे को उम्मीद है इस बार की 20 मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स इस बार आएंगे आपके एग्जाम्स में इस केवल एक लेक्चर के अंदर से। आइए बच्चों, सर इसॉप, सर कोई डोमेस्टिक कंपनी है जिसका होल्डिंग कंपनी आउट ऑफ इंडिया का है, वो होल्डिंग कंपनी ने क्या किया, इंडिया की जो कंपनी उसके जो एम्प्लॉइज है उसको इसॉप दिए, ईएसपीबी दिया या आरएसयू दिए। तो ऐसे केस में सर क्यों दिए, क्योंकि वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए काम करते हैं, तो एक तरह से उस फॉरेन कंपनी ने नहीं दिए, फॉरेन कंपनी ने एक तरह से शेयर्स दिए किसको, डोमेस्टिक कंपनी को, और डोमेस्टिक कंपनी ने अपने एम्प्लॉइज को दिए बेटा। 2 ट्रांजेक्शन हो गए इसमें। तो सर सबसे पहली बात तो ये, डोमेस्टिक कंपनी ने जो अपने एम्प्लॉइज को ये जो स्टॉक सर शेयर्स दिए हैं फॉरेन कंपनी के, सर वो क्या है, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के लिए काम किया इन द कोर्स और फर्दर इन द कैपेसिटी ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, इसलिए इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिज सैलरी ओनली, इसलिए इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। एम्प्लॉय ने कोई सर्विसेज अलग से नहीं दी बेटा, वो उसके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही उसको शेयर्स मिले बेटा, उस पे कोई जीएसटी नहीं है। सेकंड थिंग, अब फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी को जो शेयर्स दिए, तो आपको पता है शेयर्स आर नीदर गुड्स नॉर सर्विस, कोई जीएसटी की बात आती नहीं। पर हाँ अगर उसने फॉरेन कंपनी ने कुछ मार्कअप या एडिशनल चार्ज या कोई कमीशन एटसेट्रा चार्ज किया है तो उस एडिशनल चार्ज या मार्कअप या एडिशनल फी पे कमीशन के अमाउंट पर जीएसटी लगेगा, और डोमेस्टिक कंपनी जो है जिसने पे किया है फॉरेन कंपनी को अमाउंट, उस पे सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी की लायबिलिटी आएगी। ओके, उस एडिशनल चार्जेस पे ही आएगी, शेयर की वैल्यू पे नहीं आएगी बेटा। फिर अच्छा एक और बात ध्यान रखना बेटा, एक सर्कुलर जो हम ऊपर पढ़ चुके बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की लायबिलिटी है और रेसिपिएंट को अगर फुल आईटीसी मिलता है और उसने अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस किया था तो ऐसे केस में वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल। हाँ है ना, अगर उसने खुद पे इनवॉइस इशू नहीं किया चल जाएगा बेटा, ये बात तो हर जगह एप्लीकेबल होती है बेटा। आइए सर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट ध्यान देना बेटा, सर हमने सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 क्लोज में बी पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है क्या, अगर सप्लायर ने रेसिपिएंट को पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया तो वो भी वैल्यू से एक्सक्लूड होता है, पर कंडीशन क्या है, रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स किया होना चाहिए। पर सर सप्लायर ने तो क्रेडिट नोट इशू कर दिया, उसने अपनी लायबिलिटी कम कर दी, उसके पास क्या एविडेंस है कि रेसिपिएंट ने फुल आईटीसी उतना प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स किया कि नहीं किया। तो एट प्रेजेंट सिस्टम में कॉमन पोर्टल पे जीएसटी पोर्टल पे कोई ऐसा यूटिलिटी नहीं है जो ये बता पाया कि रेसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स किया कि नहीं किया। इसलिए ये सर्कुलर इशू करके बोला कि जब तक यूटिलिटी में हमने कोई पॉइंट ऐड नहीं करते हैं, डिपार्टमेंट सॉफ्टवेयर में कोई पॉइंट कोई ऐसा मॉड्यूल ऐड नहीं करता, तब तक
सर वो रेसिपिएंट को बोलो अगर अमाउंट ऑफ क्रेडिट टैक्स का जो अमाउंट है वो अगर एक्सीडिंग ₹5 लाख है तो वो रेसिपिएंट सीए या सीएमए का सर्टिफिकेट देगा कि इसने प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स किया है, और अगर ₹5 लाख या उससे कम अमाउंट है तो ऐसे केस में, अच्छा पूरे फाइनेंशियल मिला के बोल रहा हूँ, ₹5 लाख उससे कम अमाउंट है तो ऐसे केस में सेल्फ सर्टिफिकेट भी चल जाएगा, पर ये डॉक्यूमेंट रखना पड़ेगा किसको, सर उस सप्लायर को जिसने सर क्रेडिट नोट दिया है कि सर रेसिपिएंट ने प्रोपोर्शनैलिटी से रिवर्स किया है नहीं किया, उसका ये एविडेंस है, द एविडेंस दैट वेदर रेसिपिएंट इज रिवर्स द क्रेडिट और नॉट. ओके, देन the activity of providing loan by overseas affiliate to its Indian affiliate or by a person to a related person. सर ध्यान देना बेटा, सर ओवरसीज कंपनी से आपने अपनी इंडियन कंपनी को लोन दिया है बेटा, तो इंडियन कंपनी ने लोन लिया है, लोन लेने पे इंटरेस्ट पे किया, कोई इंटरेस्ट, और आपको पता है इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगता, पर प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंस्पेक्शन चार्जेस, एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी जीएसटी लगता है. पर आपको लगता है अगर उस फॉरेन कंपनी ने ये चार्जेस लिए तो जीएसटी लग जाएगा, रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट पे करेगा. पर ये एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस नॉर्मली क्यों होता है, ताकि उस कोई भी बैंक क्यों लेता है चार्जेस, कि वो जो पर्सन लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको चेक करेगा, उसका फंक्शनिंग चेक करेगा, वो काम कैसा कर रहा है, उसकी बैलेंस शीट चेक करेगा, जिस पर्पस के लिए लोन ले रहा है वो पर्पस उसके पास है कि नहीं है, वो सब चेक करेगा. ये सब होल्डिंग और सब्सिडी के बीच में कहाँ होगा यार, दोनों पर्सन अगर रिलेटेड पर्सन है तो उसको पता है बिजनेस क्या है. तो इफ नो प्रोसेसिंग फीस और एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस और लोन ग्रांटिंग चार्जेस आर चार्ज, देन नो जीएसटी इज रिक्वायर्ड टू बी पेड अंडर आरसीएम. वहां पे वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी निल. क्यों? क्योंकि ऐसे केस में उन्होंने कोई इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया ही नहीं है यार, डायरेक्ट लोन दिया है, इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं है और कोई डिम्ड वैल्यू मानते हुए इस पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है. पर अगर उसने ऐसा कोई अमाउंट चार्ज किया है तो जीएसटी लगेगा और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा अंडर आरसीएम बेटा. ओके चलिए, डेमो व्हीकल्स, अगेन ये सर्कुलर भी मुझे बहुत 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 इंपॉर्टेंट लगता है. अच्छा ये सारे सर्कुलर्स ध्यान रखना बेटा, मेरे को सारे ही सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं क्योंकि इन सर्कुलर्स में से सर 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को 100% मिल जाएंगे. ओके इसलिए मैंने इंडिविजुअल सर्कुलर के आगे नहीं लिखा है इंपॉर्टेंट. आइए डेमो व्हीकल्स. डेमो व्हीकल्स क्या होता है बेटा, सर जो कार के शोरूम वाले होते हैं, ऑथराइज्ड डीलर होते हैं, ये सिमिलर काइंड ऑफ मोटर व्हीकल अच्छे से बिक पाए, कस्टमर को दिखा पाए, डिस्प्ले कर पाए, उसके डेमो व्हीकल खरीदते हैं बेटा. तो डेमो व्हीकल्स आर यूज्ड सो दैट वो फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल कर पाए. इसलिए डेमो व्हीकल्स के परचेज पे जो जीएसटी पे किया उसका क्रेडिट मिलता है और वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं होता है. ब्लॉक क्रेडिट में पता है क्या लिखा है सर, मोटर व्हीकल डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स हैविंग अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी अप टू 13 पर्सन्स इंक्लूडिंग ड्राइवर, क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ दोज आर यूज्ड इन, सर ध्यान से सुनना, यूज्ड इन फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल. ये नहीं लिखा है कि एक्सेप्ट एंड दोज आर यूज्ड इन फर्दर सप्लाई ऑफ सेड मोटर व्हीकल. वही मोटर व्हीकल खरीद के वही बेच रहे हो तो ही क्रेडिट मिलेगा, ऐसा नहीं लिखा है. ये लिखा है क्या, फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल, अगर आपने फर्दर सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल अगर आप कर रहे हो उसके लिए मोटर व्हीकल खरीदा तो क्रेडिट विल बी अलाउड, इसलिए डेमो व्हीकल का क्रेडिट मिलेगा. सेकंड, अगर आपने कोई व्हीकल परचेज किया और आपने स्टाफ के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डायरेक्टर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर उसको यूज कर रहे हो तो ऐसे केस में आईटीसी नहीं मिलता, आपको पता है, भले आप ऑथराइज्ड डीलर ऑफ मोटर व्हीकल ही क्यों ना हो. फिर सर आप मान लो केवल मार्केटिंग की और फैसिलिटेशन सर्विस दे रहे हो बेटा, और उसके लिए आपने डेमो व्हीकल परचेज किया पर आप खुद कोई व्हीकल नहीं बेचते हो, मतलब आप मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से कार खरीद के खुद नहीं बेच रहे हो, आपने केवल डेमो व्हीकल खरीदा, कस्टमर्स को दिखाते हो कार, फिर कस्टमर को पसंद आती तो आप मैन्युफैक्चरर को या डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हो कि इसको कार बेच दो, तो यू आर जस्ट एन एजेंट, यू आर नॉट एंगेज्ड इन फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल. इसलिए डेमो व्हीकल अगर आपने खरीदा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, ब्लॉक है बेटा आपके लिए. फिर अगर आपने कोई भी कैपिटल गुड्स, भले वो कार ही क्यों ना हो, अगर आपको आईटीसी मिलता है पर आपने उसके जीएसटी वाले पोर्शन का डेप्रिसिएशन ले लिया तो जीवन में कोई आईटीसी नहीं मिलता है, या तो हमने सेक्शन नंबर 16(3) में वैसे भी पढ़ा हुआ बेटा. तो कार हो या कोई भी कैपिटल गुड्स हो, क्रेडिट इज नॉट अलाउड. अब अगर आपने कोई डेमो व्हीकल परचेज किया था और बाद में उस डेमो व्हीकल को आपने बेच दिया तो आपको पता है सर, कोई भी कैपिटल गुड्स को अगर आप परचेज करते हो और बाद में सब्सिक्वेंटली बेचते हो तो सेक्शन नंबर 18(6) अप्लाई होता है. सेक्शन नंबर 18(6) याद आया बेटा, जो क्या बोलता है कि सर जितने में बेचा उसकी ट्रांजेक्शन वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है वो, या अगर आपने आईटीसी लिया है तो 5% पर क्वार्टर या पार्ट ऑफ द क्वार्टर लेस करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट जो आएगा आईटीसी का वो विच एवर इज हायर, इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, वो यहां पे भी अप्लाई होगा बेटा. फिर सर भाई साहब, डक्ट एंड मैनहोल्स, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो होता है बेटा, आपने देखा होगा अंडरग्राउंड पूरा केबल का नेटवर्क बिछता है बेटा, सो दैट टेलीकॉम कंपनीज अपने डेटा को ट्रांसफर कर पाए, ट्रांसमिशन कर पाए, ट्रांसमिशन टेलीकॉम सिग्नल्स को. तो ऐसे केस में डक्ट एंड मैनहोल्स जो होते हैं वो प्लांट और मशीनरी की डेफिनेशन में आते हैं, और ऐसे केस में उन पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिलेगा, वो इम्यूल प्रॉपर्टी नहीं है यार. ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है बेटा, आज मान लो कोई कार आपने परचेज किया, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका कुछ हो गया, आप
सर ऑथराइज सर्विस सेंटर पे ले गए, अब सर वहां पर आप जब इंश्योरेंस क्लेम लेते हो तो क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस सर्वेयर आता है, वो क्लेम अप्रूव करता है। अब आपका जो इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस जो आपने लिया है कवरेज, वो कैशलेस है या रीइंबर्समेंट मोड है, सर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका कार इंश्योरेंस में कवर है तो सर वो जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाला है वो इनवॉइस जो रेज करता है वो सर इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे रेज करता है। अब अगर कैशलेस हुआ तो ऐसे केस में तो ऑब्वियसली पेमेंट जो करना है ऑथराइज सर्विस सेंटर को वो कौन करेगा, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। अब इंश्योरेंस कंपनी को बिल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने पेमेंट किया, इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसिंग रिपेयर मेंटेनेंस के बिल का क्रेडिट मिलता है, क्लियर। पर अगर रीइंबर्समेंट मोड हुआ तो इसमें क्या होता है, बिल हमेशा इश्यू होता है इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर। पेमेंट कौन करता है, जिसकी कार थी वो एक बार पेमेंट करता है, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी को अपना बिल प्रेजेंट करता है और फिर इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, रीइंबर्समेंट देती है उस एक्सपेंसेस का बेटा। तो ऐसे केस में भी सर्कुलर ने क्लैरिफाई करके बोला कि सर ऐसे केस में भी इंश्योरेंस कंपनी के नाम का बिल है तो वो एक्सपेंस भी माना जाएगा इंश्योरेंस कंपनी का ही, और ऐसे केस में जो जीएसटी बिल पे लगा है उसका क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी को मिलेगा, भले ही मोड कैशलेस था या रीइंबर्समेंट मोड था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। पर हाँ, अगर इनवॉइस ही इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ही नहीं दिया, वो ऑथराइज सर्विस सेंटर ने बिल दिया किसके नाम का, जिसकी कार थी उसके नाम का, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट मिलने की बात तो आती नहीं है। अच्छा एक और बात इसमें, अब मान लो रीइंबर्समेंट मोड था बेटा, सर कार को रिपेयरिंग करने का खर्चा लगा कितना भाई, 1 लाख रुपए का खर्चा आया, बिल था 1 लाख का, पर इंश्योरेंस कंपनी ने जो अप्रूवल दी वो केवल 70,000 रुपए की ही अप्रूवल दी, तो सर 70,000 रुपए सर इतना ही अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट था, जबकि एक्चुअल कॉस्ट थी कितनी, 1 लाख। अब बिल था कितने का, 1 लाख प्लस जीएसटी का, सर इंश्योरेंस कंपनी ने रीइंबर्समेंट कितना दिया है, 70,000 का ही दिया है, तो ऐसे केस में 70,000 का जो प्रोपोर्शनल जीएसटी बनता है उतना ही क्रेडिट मिलेगा किसको, इंश्योरेंस कंपनी को बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए अप्रूव्ड क्लेम कॉस्ट का, फिर अब क्या होता है, अब जैसे मान लो कोई कार थी बेटा जो कंप्लीटली खत्म हो गई सर, अब कार तो एक एग्जांपल है, कोई भी गुड्स हो सकता है, स्टॉक भी हो सकता है बेटा, तो वहां पे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जब इंश्योरेंस क्लेम देती है तो साल्वेज वैल्यू जो होता है या रैकेज वैल्यू जो होता है उसका क्या किया उस पर डिपेंड करता है। जैसे मोटर व्हीकल है बेटा, जैसे इंश्योरेंस क्लेम पास हुआ कितने का, 10 लाख का, बिल्कुल कार खत्म हो गई साहब, अब उसकी साल्वेज की वैल्यू कितनी, 50,000 रुपए, क्लियर, कि वो कचरे को बेचोगे तो 50,000 रुपए आ जाएंगे। तो ऐसे केस में अब पॉइंट आता है क्या, इंश्योरेंस कंपनी ने वो साल्वेज का क्या किया, दो केस बनते बेटा इसमें, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, सर साल्वेज बोला कि तुम्हारे जो मोटर व्हीकल है तुम्हारे पास ही रखो साहब, ये कचरा हमको नहीं चाहिए, साल्वेज की वैल्यू कितनी, 50,000 रुपए, ओके, वो काटा और 9,50,000 रुपए आपको दे दिया। तो ऐसे केस में इसका मतलब क्या हो गया, साल्वेज या वो जो रैकेज बचा है उसका मालिक कौन है, वो पर्सन जिसकी वो मोटर व्हीकल थी। तो ऐसे केस में जब वो बेचेगा, किसको बेचेगा, वो कचरे को जब बेचेगा उस पर टैक्स कौन पे करेगा, वो पर्सन जिसकी कार थी, वो अगर लायबल होगा तो टैक्स पे करेगा। इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे एनी टैक्स ऑन द अमाउंट ऑफ रैकेज और साल्वेज। अच्छा वो पर्सन ये भी बोल सकता है कि आप ही बिकवा दो साहब, पर जो भी बिकेगा वो किसका है बेटा, उस पर्सन का, इंश्योरेंस कंपनी का नहीं है। तो सर इफ द इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट द वैल्यू ऑफ साल्वेज और रैकेज ऑफ द मोटर व्हीकल, तो ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे, इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे जीएसटी ऑन दैट पोर्शन of salvage beta, हाँ है ना भाई। the salvage remains the property of the insured and insurance company is not liable to discharge GST liability on the same। उस 50,000 के अमाउंट पर इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट लायबल टू पे टैक्स। सेकंड, अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है क्या, ठीक है पूरा 10 लाख रुपए ले जा तू तेरा, तो ऐसे केस में साल्वेज किसका प्रॉपर्टी हो गया, इंश्योरेंस कंपनी का। अब साल्वेज जब इंश्योरेंस कंपनी बेचेगी तो इंश्योरेंस कंपनी टैक्स पे करेगी बेटा, हाँ है ना भाई, डन। आइए सर क्या होता है बेटा, इंश्योरेंस कम इन्वेस्टमेंट स्कीम, इन्वेस्टमेंट कम लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो होती है बेटा, आपने पढ़ा है वैल्यूएशन रूल के अंदर हमने पढ़ा हुआ है साहब, कि अगर आपने कोई पॉलिसी ली जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है और इंश्योरेंस का अमाउंट भी है बेटा, तो इन्वेस्टमेंट वाले पोर्शन पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि दैट इज अ प्योर ट्रांजैक्शन मनी, केवल रिस्क कवर वाले अमाउंट पे ही जीएसटी लगता है। तो वैल्यूएशन मैकेनिज्म दे रखा, याद आया बेटा, सर फर्स्ट ईयर में 25% इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सब्सिक्वेंट ईयर में 12.5%, हाँ है ना भाई। सर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में 10% द वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो सर जो रिमेनिंग पोर्शन है 25% तो वैल्यू सप्लाई हो गया फर्स्ट ईयर में, 75% इज द इन्वेस्टमेंट अमाउंट मानते बेटा, तो 75% पे कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि 75% एग्जाम सप्लाई, नो बॉस 75% सप्लाई ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन है क्या कि क्या ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनीज को वो एक तरह से 75% मेरा एग्जांपल है उसको एग्जाम सप्लाई मानते हुए रूल नंबर 42 43 अप्लाई करके प्रोपोर्शनलिटी से रिवर्स करना पड़ेगा, आंसर इज नो।
सर और बोल दिया क्या, there is no requirement of reversal of ITC under rule number 42 or 43 in respect of that amount which do not form part of value of supply. कोई अमाउंट अगर वैल्यू सप्लाई का पार्ट नहीं बनता, इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई है. ओके चलिए 11. सर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI क्या करती है बेटा, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जिसमें 15 से 17 साल का सर टाइम मिलता है कॉन्ट्रैक्टर को, वो रोड बनाता भी है और उसको ऑपरेट भी करता है बेटा और उसको मेंटेन भी करता है. तो ऐसे केस में ये 15 से 17 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये होता है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. एक तरह से सर सर्विस सप्लायर जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट NHAI फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड मेंटेनिंग द रोड. हाँ है ना भाई. तो ऐसे केस में इट्स कॉल्ड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. और ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी सर डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. अगर टाइमली इनवॉइस इश्यू किया तो, पर अगर टाइमली इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो ऐसे केस में सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. अब सर सर्विसेज प्रोवाइड करने का डेट क्या है, तो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है. तो जब जब पेमेंट ड्यू होता है एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंसिडर्ड एज डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द इवेंट. हाँ है ना. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्या होता है, हर वो इवेंट जिसके होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आती है बेटा. तो जब पेमेंट ड्यू होगा उस दिन मान लेंगे उतना सर्विस कंप्लीट हो गया है वो, या रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. और अगर इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया तो इनवॉइस ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. अब इनवॉइस टाइमली इशू कर दिया मतलब सर जिस दिन वो इवेंट कंप्लीट हुआ है उस दिन उससे पहले उसने इनवॉइस इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर. नहीं तो जब पेमेंट ड्यू हो रहा है वो दिन, या एक्चुअल रिसीट ऑफ पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. सर अब आइए स्पेक्ट्रम एलोकेशन मॉडल. सर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम क्या करता है, टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर लायबल टू पे द स्पेक्ट्रम चार्जेस. तो ऐसे केस में स्पेक्ट्रम चार्जेस पे ये हो गया राइट टू यूज स्पेक्ट्रम. हाँ है ना. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा. सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, गवर्नमेंट है. रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, सर टेलीकॉम ऑपरेटर है. और आपको पता है क्या, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी के केस में टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है. और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए. अब रेसिपिएंट लायबल होगा तो कब टैक्स पे करेगा, पॉइंट इज ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा बेटा. इसमें भी किसका डिस्प्यूट है बेटा, टाइम ऑफ सप्लाई का. अगर अपफ्रंट अमाउंट पे किया है पूरा का पूरा, जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन चार्जेस थे वो पूरा अपफ्रंटली पे कर दिया, तो जिस दिन पेमेंट किया है वही क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ सप्लाई. जिस दिन पेमेंट किया है, पेमेंट ड्यू हुआ है, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. अपफ्रंट अमाउंट है तो. पर अगर वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है तो अगेन इट्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. तो ऐसे केस में सर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी कब आएगी, क्योंकि रिवर्स चार्ज का मैटर बेटा ये. और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी कब आती है, ये कोई डिफाइन नहीं किया था, इसलिए सर्कुलर आया बोल दिया क्या, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है और रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट की लायबिलिटी है तो सर ऐसे केस में जीएसटी वुड बी पेएबल एज एंड व्हेन द पेमेंट्स आर ड्यू और मेड व्हिचएवर इज अर्लियर. या तो पेमेंट ड्यू हो गया एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या पेमेंट कर दिया व्हिचएवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है. और ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन मॉडल जो दिया है इसमें जो रिवर्स चार्ज है तो केवल एक एग्जांपल है. बोला है सिमिलर केस अगर हुआ तो अदर केसेस में भी सेम प्रोविजन अप्लाई होगा. आइए बच्चों, सर अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई किया है और जो कस्टमर है उसका एड्रेस कुछ और है और डिलीवरी एड्रेस कुछ और है, तो आपको पता है सर अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर गुड सप्लाई किया है और एड्रेस ऑन रिकॉर्ड अगर है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई. पर रेसिपिएंट का एड्रेस क्या माना जाएगा, सर उसका एक्चुअल एड्रेस या डिलीवरी एड्रेस. तो सर्कुलर ने क्लेरिफाई करके बोला क्या, डिलीवरी एड्रेस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. हाँ है ना भाई. सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर CA. आइए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट. सर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू फॉरेन क्लाइंट. अगर क्या हुआ बेटा, कोई आउट ऑफ इंडिया की कोई कंपनी थी, उसने कोई इंडिया की एडवर्टाइजिंग कंपनी को पूरा का पूरा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट का काम आउटसोर्स कर दिया. और अब इंडिया का पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ के जो मीडिया चैनल्स है, मीडिया पार्टनर्स है, उनसे कांटेक्ट करके अलग अलग मोड से वो एडवर्टाइजमेंट करा रहा है. तो सर एक तो हो गया फॉरेन कंपनी, एक हो गया कौन, एडवर्टाइजमेंट कंपनी बेटा, और एक हो गया क्या, मीडिया सप्लायर्स, जो मीडिया ओनर्स है बेटा. हाँ ना. किसी के पास होर्डिंग है, किसी के पास न्यूज़पेपर है, किसी के पास टीवी चैनल है बेटा. क्लियर, अदर मोड ऑफ एडवर्टाइजमेंट है बेटा. तो सर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी क्या एक इन दोनों के बीच में एजेंट की तरह काम करी, इज इट इंटरमीडिएटरी? आंसर इज नो. इसने कंप्लीटली आउटसोर्स किया है.
सर फॉरेन कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट कंपनी को अपना काम पूरा आउटसोर्स किया है, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे सप्लाई कर रहा है। और सर मीडिया ओनर से जो इसने कॉन्टेक्ट किया, मीडिया ओनर्स इसको प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेस पे सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 के प्रोविजन नहीं लगेंगे, इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज इंटरमीडियरी। और ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 जो नॉर्मल प्रोविजन है, रेसिडुअल प्रोविजन है, वो अप्लाई होगा। और वो बोलता है कि रेसिपिएंट की लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, और अगर एक्सपोर्ट और सर्विस की बाकी सारी कंडीशन अगर पूरी होती तो एक्सपोर्ट का बेनिफिट इसको मिलेगा। क्लियर। और हाँ, कई बार क्या होता है, ये फॉरेन कंपनी के इंडिया में कोई सर रिप्रेजेंटेटिव से, वो भले ही कम्युनिकेट करे इस एडवर्टाइजमेंट कंपनी से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेसिपिएंट तो हमेशा फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली कंसिडरेशन पे करने के लिए लायबल कौन है, फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी विल बी कॉल्ड रेसिपिएंट इन एवरी केस। ओके बच्चों। हाँ, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का होता, ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का होता कि साहब तुम तो केवल मेरे को मीडिया ओनर से मीट करा दो, मेरा उनसे अरेंजमेंट करा दो, फैसिलिटेशन करा दो, आपको हमने आउटसोर्स नहीं किया काम। ये एडवर्टाइजमेंट कंपनी को अगर काम आउटसोर्स नहीं किया होता, ये केवल एक मीडिया ओनर्स और फॉरेन कंपनी के बीच में एक इंटरमीडिएट होता। अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता तो ऐसे केस में सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 क्लोज में बी लगता, और वहां पे इंटरमीडिएट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। पर कंप्लीट काम अगर आउटसोर्स किया तो सेक्शन नंबर 13 2 लगेगा। ओके चलिए। अच्छा सर, अब सर कई सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, आज मान लो मेरे को आउट ऑफ इंडिया की किसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है बेटा, मेरे को शेयर्स खरीदने हैं, तो मेरे को बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। मैं अपने अकाउंट ओपन करता हूं किसमें, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड मी कस्टोडियल सर्विसेज। तो सर पता है सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 में लिखा था क्या, सर्विसेज बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी टू इट्स अकाउंट होल्डर्स। तो क्या ये कस्टोडियल सर्विसेज के लिए जो मेरा अकाउंट ओपन किया गया है, वो कस्टोडियल सर्विसेज भी सेक्शन नंबर 13 8A में कवर होगी? आंसर इज नो। सर्कुलर क्लेरिफाई करके बोलता है कि सर ये कस्टोडियल सर्विसेज है, और यहाँ पे सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2 के प्रोविजन लगेंगे। यहाँ पर मालिक सर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लोज नंबर ए नहीं लगेगा। ये बैंकिंग कंपनी ने अकाउंट होल्डर को सर्विस दी, ऐसा नहीं माना जाएगा बेटा। ओके चलिए नेक्स्ट क्या है, सर आपके पास भी आईफोन होगा या कोई ना कोई मोबाइल तो होगा, सर उसमें आजकल इतने फोटो हम खींच लेते हैं, इतना डेटा आ जाता है कि हमको क्लाउड सर्विसेज लेनी पड़ती है बेटा। तो सर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आईफोन है बेटा, तो एप्पल का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है 2 GB डेटा के लिए, मैं पर मंथ कुछ अमाउंट पे करता हूं बेटा। तो सर एप्पल को बोलेंगे क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। क्या बोलेंगे बेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो एप्पल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर्स और सब्सक्राइबर्स। ओके नाउ पॉइंट कम्स, सर अब एप्पल के पास इतना डेटा नहीं है बेटा। एप्पल ने क्या किया, इंडिया के अंदर डेटा होस्टिंग सर्विस सप्लायर्स को पकड़ा बेटा। तो डेटा होस्टिंग सर्विस सप्लायर्स, डेटा होस्टिंग service providers are providing services to Apple and Apple is providing services to end consumers। सर यहां पर पहली बात तो ये, डेटा होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स आर नॉट एजेंट ऑफ एप्पल। ओके सर, यहां पे दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एप्पल एंड एप्पल इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू एंड कंज्यूमर। दूसरी बात, डेटा होस्टिंग सर्विस सप्लायर्स एंड कंज्यूमर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करते हैं, है ना भाई। सो इट्स प्योरली अ केस ऑफ सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 2। यहां पर अगर एक्सपोर्ट की अदर कंडीशंस भी फुलफिल होती है तो एक्सपोर्ट के बेनिफिट मिलेंगे। यहां पर सर सेक्शन नंबर 13 सबसेक्शन 8 इंटरमीडिएट वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। सेकंड थिंग सर, ये कोई सर्विसेज इन रिलेशन टू इम्यूल प्रॉपर्टी नहीं है, ये सर वेब बेस्ड सर्विसेज दे रहा है, जिसमें डेटा होस्ट कर रहा है, डेटा को सेव कर रहा है, डेटा स्टोर कर रहा है, पूरा इंफ्रा प्रोवाइड कर रहा है सो दैट वो डेटा को प्रॉपर्ली स्टोर कर पाए, है ना भाई। सो ध्यान देना बेटा, यहां पर सर्विसेज जो है प्योरली सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई में क्लासिफाई होगी। यहाँ पे सेक्शन 13 8 या इम्यूल प्रॉपर्टी वाला प्रोविजन कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। सर आइए, सर एक टर्म काम आती है इंश्योरेंस सेक्टर में, रेट्रोकेशन। अगर मान लो किसी कंपनी ने री इंश्योरेंस किया हुआ है और री इंश्योरेंस का फर्दर री इंश्योरेंस अगर होता है तो उसको बोलते हैं क्या, रेट्रोकेशन। तो सर कुछ हमने पढ़े हुए हैं सर, हट इंश्योरेंस स्कीम वगैरह का अगर आपने री इंश्योरेंस किया तो री इंश्योरेंस में भी जीएसटी एग्जम्प्ट है बेटा। तो रेट्रोकेशन अगर सर्विसेज दी तो उस पर भी जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। तो द टर्म री इंश्योरेंस इंक्लूड्स रेट्रोकेशन ऑल्सो। जो प्रोविजन री इंश्योरेंस पे लगते हैं वही प्रोविजन रेट्रोकेशन वाले सर्विस में भी लगेंगे। आइए अगला सर्कुलर, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय रियल एस्टेट कंपनीज या मॉल्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स एटसेट्रा टू देयर लेजीज और ऑक्यूपेंट्स। सर अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, लीज पे ली है, लाइसेंस पे ली है, तो जो ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी होता है वो क्या करता है, रेंट के अलावा, मेंटेनेंस चार्जेस के अलावा आपसे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी लेता है बेटा। अब सपोज उसने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए ₹12 पर यूनिट, तो ऐसे केस में इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ रेंटिंग सर्विसेज
ये कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, रेंटिंग ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टी, और रेंटिंग ऑफ इम्यूटेबल प्रॉपर्टी या मेंटेनेंस ऑफ प्रीमाइसेस में ये क्लासिफाई होगा और उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता है वो लगेगा। क्लियर? पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज ने उस ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए वो हूबहू एज इट इज आपने वो टेनेंट से या लेजी से वो अमाउंट रिकवर किया है, तो ऐसे केस में वो प्योर एजेंट माना जाएगा सर, और ऐसे केस में उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बोला ₹12 पर यूनिट चार्ज किया है, अब जबकि डिस्कॉम्स को, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को उसने मान लो ₹5 ही दिया पर यूनिट या कुछ अमाउंट दिया, इसने तो हमसे अलग से लिया ना बेटा, ज्यादा अमाउंट लिया है, तो प्योर एजेंट में नहीं आता है। ऐसे केस में जो भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिए वो रेंट का पार्ट हो जाएगा और प्रिंसिपल सप्लाई के स्कोप में, कंपोजिट सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा। और कंपोजिट सप्लाई में प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, रेंटिंग, उसमें क्लासिफाई होकर पूरे अमाउंट पर टैक्स लग जाएगा। पर अगर जस्ट एज अ प्योर एजेंट पे किया है, जैसे बिल जो आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का वो डायरेक्ट टेनेंट के नाम पे आ रहा है सर, जिसने लीज पे प्रॉपर्टी ली उसके नाम पे आ रहा है, और दे आर जस्ट एक्टिंग एज अ प्योर एजेंट, दे आर जस्ट पेइंग ऑन योर बिहाफ और आपसे रीइंबर्समेंट ले रहे हैं, तो वैल्यू का पार्ट नहीं बनेगा। सेकंड थिंग, बिल उस प्रॉपर्टी के ओनर के नाम पे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, पर जो बिल आया है उतना एग्जैक्ट अमाउंट उसने उस टेनेंट से या लेजी से लिया है, तो ऐसे केस में अगेन वो प्योर एजेंट माना जाएगा और वैल्यू में इंक्लूड नहीं करेंगे। आ रहा है सर नेक्स्ट सर्कुलर। सर ध्यान दीजिए, लास्ट सर्कुलर बच्चों, वारंटी रिप्लेसमेंट के केस में जीएसटी लायबिलिटी आती कि नहीं आती है, आईटीसी मिलता है कि नहीं मिलता, उसके लिए पॉइंट अलग अलग केसेस दिए, बहुत सिंपल से सर, बहुत सुंदरता से मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए समराइज किया है बेटा। सबसे पहली बात ये कि कोई मान लो एप्पल फोन सर या कोई मोबाइल फोन ले लीजिए, वो अगर खराब हो गया, वो वारंटी में अगर कवर था और उसने उसका पार्ट से कंपोनेंट्स फ्री रिप्लेस किया मैन्युफैक्चरर ने, तो सर ऐसे केस में वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आता है, क्योंकि उसने वारंटी चार्जेस ऑलरेडी ओरिजिनल जब मोबाइल बेचा था उसी कॉस्ट में इंक्लूड हो गया था, तो जब वो पार्ट उसने रिप्लेस किया होगा फ्री में या फ्री सर्विसेज दी, वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा, उस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसने अगर कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया तो इट इज चार्जेबल टू जीएसटी। सर ध्यान देना बेटा। सेकंड थिंग, वारंटी रिप्लेसमेंट एक्सेट्रा में जो भी उसने गुड्स वगैरह फ्री में दिए, सर्विसेज फ्री में दी, वो एग्जाम सप्लाई भी नहीं है यार, दैट इज नॉट एग्जाम सप्लाई, वो ऑलरेडी वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बन चुका है, ओरिजिनल जब सप्लाई किया उस पर जीएसटी लग चुका है, ये एग्जाम सप्लाई में नहीं आएगा, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं है। थर्ड बात, सर आपने मोबाइल खरीदा था कहां से, शोरूम वाले से, जो डिस्ट्रीब्यूटर था या सप्लायर था, अब वारंटी दी थी किसने, मैन्युफैक्चरर ने, पर आपका मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे क्या, आप गए डिस्ट्रीब्यूटर के पास बेटा, उसने क्या किया सर, उसने आपको वारंटी पीरियड में सर कोई पार्ट खराब हो गया, आपका कैमरा का मोबाइल खराब हो गया, मोबाइल रिप्लेस करके दिया, वो मोबाइल का पार्ट कहां से लाएगा, मैन्युफैक्चरर से मंगाएगा, तो ऐसे केस में अगेन उसने आपसे कोई चार्ज नहीं लिया, कोई जीएसटी नहीं लगेगा बेटा। ओके सर, और ऐसे केस में कोई आईटीसी भी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरर को बेटा, हाँ है ना भाई। सर अब देखना ध्यान से, वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट्स इधर बाय यूजिंग हिज ओन स्टॉक और परचेसिंग फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने तो आपको फ्री में दे दिया, पर डिस्ट्रीब्यूटर ये लेगा किससे, मैन्युफैक्चरर से बेटा, अपने स्टॉक से उसने दिया ना कैमरा आपको, या किसी थर्ड पर्सन से सप्लाई करके, थर्ड पर्सन से परचेज करके आपको कैमरा रिप्लेस करके दिया, अब वो तो मैन्युफैक्चरर से लेगा ना यार, वारंटी तो मैन्युफैक्चरर ने दी थी, तो नाउ डिस्ट्रीब्यूटर विल रेज द इनवॉइस टू मैन्युफैक्चरर ऑन विच डिस्ट्रीब्यूटर विल चार्ज हिज ओन चार्जेस, उस पर जीएसटी लगाएगा और मैन्युफैक्चरर को उसका आईटीसी मिल जाएगा। ओके, थर्ड केस, नेक्स्ट केस, अगर मान लो वो दुकान वाले ने, उस डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला कि मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मैन्युफैक्चरर तुम कैमरा भेज दो, वो मोबाइल का कैमरा की बात करो बेटा, वो पार्ट एक कंपोनेंट भेज दो, मैं रिप्लेस करके दे दूंगा साहब, तो ऐसे केस में डिलीवरी चालान के थ्रू मैन्युफैक्चरर उसको क्या करेगा, वो पार्ट कंपोनेंट भेज देगा, डिलीवरी चालान इशू किया है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं है मैन्युफैक्चरर को, और ऐसे केस में सर अब वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, जब उसको वो कैमरा आ जाएगा मोबाइल में लगा के दे देगा, उसने कोई चार्जेस नहीं लिए कस्टमर से, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं, कोई एडिशनल चार्ज लिया होगा तो जीएसटी लग जाएगा बेटा उस चार्ज पे। ओके सर, फिर नेक्स्ट, अब मान लो कस्टमर बोलता नहीं मेरे तो आज क्या रिप्लेस करो, तो मैन्युफैक्चरर बोला एक काम कर, तेरे पास जो कैमरा पड़ा है जो मेरे ही भेजा हुआ है उसमें से तो रिप्लेस कर दे, मैं तेरे को कल भेज दूंगा, हाँ है ना, तो सर डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, अपने पास जो स्टॉक पड़ा था उसमें से ही कैमरा रिप्लेस करके दे दिया, कस्टमर से कोई चार्ज नहीं लिया, और मैन्युफैक्चरर ने डिलीवरी चालान यूज करके गुड्स यहाँ भेज दिया, बात बराबर हो गई, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, कोई आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत नहीं है मैन्युफैक्चरर को बेटा। अब सर नेक्स्ट पॉइंट, अब मान लो मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी एडवांस में कैमरा भेज रखे थे किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, सर कब, मैन्युफैक्चरर ने परचेज किए थे बेटा, मैन्युफैक्चरर सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर ने परचेज किया हुआ था बेटा, अब डिस्ट्रीब्यूटर को जब मैन्युफैक्चरर ने ओरिजिनली बेचा था माल, तब टैक्स इनवॉइस इश्यू किया था, उस पर जीएसटी पे किया था और डिस्ट्रीब्यूटर को माल भेजा था बेटा। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या किया, कस्टमर जब आया बोला ये कैमरा खराब हो गया साहब रिप्लेस करो आप, तो सर मोबाइल का जो पार्ट है
उसके लिए मैन्युफैक्चरर को फोन किया, डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला मेरे को कस्टमर अभी मांग रहा है, तो मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला, एक काम कर, तुमको जो मैंने कैमरा बेचे थे तेरे पास है अभी है, उसमें से रिप्लेस करते मैं तेरे को क्रेडिट नोट इश्यू कर दूंगा। तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, एक कैमरा का क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ऐसे केस में सर मैन्युफैक्चरर ने उस कैमरा पे एक बार टैक्स पे कर दिया था ना ओरिजिनली बेटा, जब ओरिजिनली उसने मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा था तब टैक्स पे कर दिया, जबकि वो तो फ्री में सप्लाई हुआ किसको, कस्टमर को अंडर वारंटी, तो टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो अब वो क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, उसका टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगा, और रेसिपिएंट जो डिस्ट्रीब्यूटर था उसको अपना प्रोपोर्शनल आईटीसी उतना रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि उसने सारे कैमरा का क्रेडिट पहले लिया था, अब वो कैमरा फ्री में दिया है, सर सप्लाई नहीं होगा। तो ऐसे केस में मैन्युफैक्चरर ने जो क्रेडिट नोट इश्यू किया है, मैन्युफैक्चरर का लायबिलिटी कम हो जाएगा, इधर डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर आईटीसी लिया था तो उसको आईटीसी प्रोपोर्शनेट रिवर्स करना पड़ेगा उस क्रेडिट नोट के अगेंस्ट। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स द रिपेयर सर्विसेज टू द कस्टमर विदाउट एनी कंसिडरेशन, पर उस रिपेयर सर्विस का चार्जेस लिया उसने किससे, मैन्युफैक्चरर से, तो सर ऐसे केस में तो जो भी चार्जेस लिया उसका बिल रेज करेगा मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर किसको, मैन्युफैक्चरर को, सर्विस चार्जेस लिखेगा, उस पर जीएसटी लगाएगा, उसका क्रेडिट मिल जाएगा किसको, आईटीसी मिल जाएगा किसको, रेसिपिएंट जो मैन्युफैक्चरर उसको बेटा। ओके चलिए लास्ट पॉइंट बचा है एक्सटेंडेड वारंटी। अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इटसेल्फ, जैसे कार बेची, मोबाइल बेचा, तब अपने एक्सटेंडेड वारंटी उसी टाइम ले ली थी बेटा, तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई, और जो प्रिंसिपल एलिमेंट है सप्लाई ऑफ गुड्स उसमें वो क्लासिफाई हो जाएगा और अकॉर्डिंगली टैक्स लग जाएगा बेटा। पर अगर एक्सटेंडेड वारंटी आपने जब ओरिजिनल गुड्स बेचा तब नहीं लिया था बेटा, जब उसकी ओरिजिनल वारंटी एक्सपायर हो रही थी उससे कुछ दिन पहले आपने वारंटी को एक्सटेंड कराया, या किसी थर्ड पर्सन से आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली, तो इट्स अ सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस, और नॉर्मल सर्विस चार्जेस होते हैं उस पर जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वही टैक्स लगेगा। इसको ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, उसका कंपोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बाद में आपने एक्सटेंडेड वारंटी ली, जब माल बचा था, जब माल सप्लाई किया तब आपने नहीं लिया था, या आपने थर्ड पर्सन से लिया, तो ये सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स लग जाएगा बेटा। क्लियर, डन, ये सारे सर्कुलर्स भी खत्म होते हैं अब। और एक केस लो आया था सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड के केस में, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है, इस बार एग्जाम में आने की भी इसकी वेरी इसके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस है एग्जाम पर्पस के लिए बेटा। क्लियर, वैसे देखा जाए तो आने वाले टाइम पे अभी लॉ के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया बेटा, पर फिर भी ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर डी, ब्लॉक क्रेडिट का जो सेक्शन है बेटा, वहां पर सर हमने पढ़ा हुआ है क्या, जो भी गुड्स और सर्विसेज काम आई इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वो सब ब्लॉक क्रेडिट में कवर होती है, उनका क्रेडिट नहीं मिलता एक्सेप्ट व्हेन दोज आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट और मशीनरी। सर क्लोज नंबर डी में जो वर्ड काम आया वो क्या है, प्लांट और मशीनरी, पर सर क्लोज नंबर सी जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोलता है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला है क्या सर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सॉरी क्लोज नंबर सी में बोला है क्या, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज काम आई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो क्रेडिट नहीं मिलेगा एक्सेप्ट इफ दोज आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और लॉ के अंदर प्लांट एंड मशीनरी वर्ड को डिफाइन किया, प्लांट और मशीनरी वर्ड को डिफाइन नहीं किया, तो यहां पर सर मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और सर यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया कि प्लांट एंड मशीनरी लॉ के अंदर जहां भी काम आया प्लांट एंड मशीनरी यूज किया, पर केवल एक ही जगह है पूरे जीएसटी के अंदर सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर डी जहां पे प्लांट और मशीनरी वाला वर्ड यूज हुआ है, इट मींस इंटेंशनली ये वर्ड यूज किया गया है। इसलिए सर अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने बनाई है विच इज अ प्लांट, भले वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं है पर वो प्लांट है, तो ऐसे केस में उसके कंस्ट्रक्शन में जो गुड्स और सर्विसेज काम आई उसका क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का नहीं मिलेगा क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली क्लॉज नंबर सी ने मना कर दिया था बेटा। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के अलावा कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस विच आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट विल बी अलाउड एज आईटीसी, वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर नहीं होगा। तो सर वहां पर गवर्नमेंट ने बेनिफिट दिया एसएससी को और बोल दिया क्या कि सर कोई आपने मॉल बनाया है, कोई वेयरहाउस बनाया है, कोई बिल्डिंग बनाई है अदर देन होटल और सिनेमा थिएटर, होटल और सिनेमा थिएटर पे पुराना एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, इसको प्लांट नहीं मानते हैं। आपने कोई बिल्डिंग बनाई है, कोई मॉल बनाया है, कोई सर आपने वेयरहाउस बनाया है, और आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा ही कि वो प्रॉपर्टी आप रेंट पे देने वाले हो, लीज पे देने वाले हो, और उस प्रॉपर्टी को अगर नहीं होगी तो आप रेंट पे नहीं दे पाओगे सर, और उस प्रॉपर्टी के रेंटिंग पे सर्विस पर जीएसटी लगता है। तो सर आपके बिजनेस के नेचर को देखते हुए ये डिफाइन किया जाएगा कि वो बिल्डिंग प्लांट के स्कोप में आ रही कि नहीं आ रही है, और अगर आपका बिल्डिंग प्लांट के स्कोप में आ रहा है क्योंकि आपका नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, जैसे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका बिजनेस ऐसा ही कि सर वो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो मैं रेंट पे नहीं दे पाऊंगा, मॉल नहीं हुआ तो दुकानें लीज पे नहीं दे पाऊंगा साहब, मैं वेयरहाउस रेंट पे नहीं दे पाऊंगा, मेरा नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, तो ऐसे केस में उसको प्लांट मानेंगे और उस
बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में जो भी गुड्स और सर्विस काम आई एक्सेप्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, उन सब का आपको आईटीसी मिलेगा सर। एंड यहाँ पे आईटीसी का बेनिफिट दे दिया। और इसी के साथ भारत माता की जय। और इसी के साथ ये सारे अमेंडमेंट इंक्लूडिंग सर्कुलर्स, इंक्लूडिंग केस लो, सब कुछ सर, जीएसटी, कस्टम्स और फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो अमेंडमेंट, सर्कुलर और केस लो एप्लीकेबल था आपके एग्जाम्स के लिए, सब कुछ खत्म होता है अब सर। बस मैं ये चाहता हूं कि आप मेहनत करते रहे, हम आपके साथ हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस मेहनत आप करते जाओ सर, सपने पूरे होंगे, पर सपने पूरे करने के लिए सर उतनी मेहनत भी हमको करनी पड़ेगी। वक्त आ गया है आपका, अभी नहीं तो कभी नहीं। लगा दो अपनी पूरी ताकत। वी ऑल आर प्रेइंग फॉर योर सक्सेस। एंड सर दुआओं में जरूर याद रखना। और ये लेक्चर अगर पसंद आ गया तो कमेंट बॉक्स में माहौल जरूर लिख देना बेटा आप लोग। सर थैंक यू सो मच एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और सर अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हो सर, ऐसा नहीं चलता है। ऑल द बेस्ट गाइज, खुश होके पढ़े, मस्त होके पढ़े, प्रेशर ना ले। एंड सर आई होप ये अमेंडमेंट्स जो हमने लगभग 1 आवर 30 मिनट्स में कवर किए हैं शायद आपके लिए यूजफुल रहेंगे। और एग्जाम देने के बाद अगर आपको एहसास हो जाए कि यस ये लेक्चर सही में काम आया, तो जब एग्जाम्स वापस आएंगे तब भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना कि मजा आया कि नहीं आया आपको। मैं समझ जाऊंगा कि सर मेरे को आप लोगों का आशीर्वाद मिल गया। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू लॉट, टेक केयर, बाय बाय।